जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैडेट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। जय हिंद बेटा, जय हिंद। क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? इज माई वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? जय हिंद एवरीवन, जय हिंद बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हो बेटा? आदित्य जय हिंद, अनुराग कुमार सिंह जय हिंद, वाई यादव, एंडी एलवर, दिव्यांश जय हिंद, जय हिंद बच्चा। वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो मुझे, मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चा सबको? मैं दिखाई दे रहा हूँ? वॉइस एंड वीडियो बच्चा दोनों क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। अगर वॉइस एंड वीडियो क्लियर है तो अपन लोग सेशन को शुरू करते हैं आज के, है ना? सेशन शुरू करेंगे आज का। जय हिंद, जय हिंद। ओके, निखिल वर्मा, पीयूष, मेघा, निखिल लोम, कृष्णा, राहुल जय हिंद, हर्ष, मिनी जय हिंद, शिवानी जय हिंद, हनी सिंह, अरे वाह यार हनी सिंह, ओके, हिमांशु जय हिंद, जय हिंद। चलो वॉइस इन वीडियो इज बोथ आर क्लियर? जय हिंद बच्चा, जय हिंद एवरीवन। मैं ठीक हूँ बेटा, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। वॉइस एंड वीडियो सबको क्लियर है? मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है बच्चों? मैं दिखाई दे रहा हूँ? माय वॉइस वीडियो दोनों क्लियर? हर हर महादेव, राधे राधे, बिल्कुल सही बात है। चलो सेशन की शुरुआत करें आज के, है ना? आज सेशन की शुरुआत करें। जय हिंद बच्चा, है ना? समय में ज्यादा व्यतीत नहीं करूंगा बिकॉज मैं खुद आज ऑलरेडी आज थोड़ा सा टेंशन में हूँ। टेंशन में क्यों? बच्चों का एग्जाम है ना, कल आप लोगों का एग्जाम है। कितने बच्चों का एग्जाम है आप में से? कितने बच्चे का एग्जाम है आप में से? एसएसबी होगा बेटा, एक बार अपना 13 तारीख वाला हो जाए एग्जाम, उसके बाद फिर अपन एसएसबी स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम कितने एस्पिरेंट्स का है? कल है एग्जाम? कल है क्या? चलो ध्यान रखो, एग्जाम है कल तो ध्यान रखो। अरे हेयर कट नहीं करवाया, बाल जमा के नहीं आ पाया हूँ मैं एक्चुअली आज, है ना, मैं हम लोग सब नोएडा है, कल क्लास लेनी है, कल पेपर एनालिसिस है, तो सारे के सारे फैकल्टीज नोएडा हैं। तो मैं क्या जस्ट अभी भागते भागते आया, ये है। अब क्या है, आज हनुमान जयंती, अब हनुमान जयंती तो सुबह सुबह क्या जल्दी में उठ गया था। अब जल्दी मतलब कुछ रोज जल्दी उठ जाता हूँ, पर आज सुबह ज़्यादा ही जल्दी उठ गया, तो थोड़ा सा फ्लाइट की जल्दी थी, तो क्या ढंग से पूजा पाठ हो नहीं पाई, तो फिर कभी क्या नहा धो के प्रॉपरली, है ना। चलो सबको सबसे पहले तो हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान आपके जो जो भी सपने हैं वो आपके पूरा करें। चलो स्टार्ट करें बेटा। ओके, कल एग्जाम तो नहीं है ना? चलो जिनका भी एग्जाम है बच्चा उनको सबको बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रखना भैया, टेंशन वेंशन मत लेना, एग्जाम दे के आ जाना। और दूसरा बच्चा देखो, अभी आप लोग का एग्जाम नेक्स्ट ईयर का है, तो कल का पेपर एनालिसिस कर लेना। पेपर देखेंगे अपन एक बार कि पेपर कैसा आ रहा है, क्या चीजें आ रही, किस लेवल पे अपने को तैयारी करनी, ठीक है? अपन लोग उसके बारे में बात करेंगे। ओके सर, आपने कान बिंदवाए? हाँ बचपन से ही बेटा, बचपन से। मतलब क्या है, कुछ टाइम पर कुछ जगह पहले अलाउ नहीं थे किसी जगह पर, जब थे तो हम वहां पर हमको अलाउ नहीं था, फिर अब यहाँ आ गए हैं तो अलाउ है अब, है ना। चलो वो तो किया जाता है, कर्ण भेदन संस्कार होता है। चलो स्टार्ट करें बेटा, चलो ध्यान रखना, चलो स्टार्ट करें बच्चा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो ध्यान रखना, है ना। चलो, और आज महाराणा संग्राम सिंह जी, राणा सांगा जी, आज क्या है उनका बताया कि नहीं? राणा सांगा जी के बारे में बात करी थी मैंने, है ना। चलो अपन पहले बताऊंगा मैं राणा सांगा कौन है, संग्राम सिंह जी। आपको तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, जिनको लेकर अभी विवाद चल रहा है कि साहब राणा सांगा जो है उन्होंने आमंत्रित किया था। किसको आमंत्रित किया था? राणा सांगा ने, बोले बाबर को आमंत्रित किया था। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, मैं केवल एक चीज कहता हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर एविडेंस लाके मेरे को बता दो कि राणा सांगा जी ने बाबर को आमंत्रित किया था, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा इतिहास, हिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दूंगा। देयर इज नो सच काइंड ऑफ एविडेंसेस, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। बिल्कुल सही बात है। ऐसे भी सेशन जल्दी होगा बेटा, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करें। अब देखो, लास्ट हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो लास्ट अपन लोगों ने कहां तक कर लिया था? देखो लास्ट हम लोगों ने बात करी थी, अपन एक टाइमलाइन के हिसाब से बात करें तो हम लोगों ने देखा था, टाइमलाइन के हिसाब से बात करें हम लोगों ने क्या देखा कि सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया से मतलब इधर कहीं से, सेंट्रल एशिया से क्या है, कुछ लोग आते हैं भाई साहब, किस पे आ रहे? घोड़े वाले पे आ रहे हैं, है ना। कौन सी भाषा बोल रहे? संस्कृत बोल रहे हो। और ये कहां पर आते हैं? ये भारत के अंदर आना शुरू करते हैं। और भारत के अंदर कहां पर आ रहे हैं? ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, उस एरिया के अंदर आना ये लोग शुरू करते हैं। अब क्या कहा जाता है? हम लोगों ने 2 से 3 चीजें बात करी थी इनके बारे में, कि सबसे पहले भारत में आना कौन शुरू कर रहे हैं इस एरिया से, अगर मैं बात करूं कि हमारा प्यारा देश भारत है और इस सेंट्रल एशिया, तो यहां से घूम फिर के भारत में आने की शुरुआत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? इनका नाम था आर्यंस। आर्यन, आर्यन का मतलब क्या होता है? आर्यंस का मतलब है नोबल, समथिंग विच इज प्योर, पवित्र। पवित्र लोगों को कहा जाता है कि साहब वी आर दी आर्यंस। अब आर्यंस के बारे में थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं। आर्यंस जो है भारत में उनकी जो शुरुआत है वो कब से कब तक होगी? आर्यंस का जो पीरियड है उसको अपन ने 2 फेसेस के अंदर बांध के रखा। पहला फेज कब से कब तक है? पहला है 1500 से 1000 बीसी का, जिसको अपन अर्ली वैदिक एरा के नाम से जानते हैं। अब आर्यंस के बारे में 2 से 3 चीजें फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आर्यंस कौन सी भाषा बोलते हैं? संस्कृत। आर्यंस संस्कृत भाषा बोलते हैं भाई साहब, संस्कृत ही बोलते हैं। आर्यंस एक नई चीज लेकर आया, दैट इज दी क्रिमिशन, कि भाई आग में जला के व्यक्ति को मरने के बाद आग में जलाया जाता है। आर्यंस के लिए पवित्र क्या है साहब? काऊ इनके लिए पवित्र है। और काऊ के साथ ही एक नया एनिमल लेके आते हैं, दैट इज हॉर्स। हॉर्स यहां पर लेकर आते हैं। उसके बाद आर्यंस के बारे में हमने इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा, तो यहां पर क्या देखा हमने? देखा कि आर्यंस की जो ट्राइब, ट्राइब को क्या कहा जाता है? आर्यन के, आर्यंस का जो ट्राइब, ट्राइब को क्या कहा जाता है?
आर्यंस का जो ट्राइब है, मुझे इस सवाल का जवाब दो। आर्यंस, ऑब्वियसली आर्यंस बहुत सारे ट्राइब्स के अंदर आए, लगभग 30 ट्राइब्स आर्यन के भारत के अंदर आते हैं। तो ये जो आर्यंस के ट्राइब, इन ट्राइब्स को क्या कहा जाता है? व्हाट इज आर्यंस के जो ट्राइब है उनको क्या बोलते हैं? अगन्य, अगन्य न मारे जाने योग्य। चास्ट संस्कृत को प्योर संस्कृत कहा जाता है भक्ति, बिल्कुल। आर्यंस क्या बोलते हैं भाषा में? ट्राइब्स को क्या कहा जाता है? नहीं बच्चा, ट्राइब को क्या कहा जाएगा? ट्राइब को कहा जाता है जना। याद आ गया? जना। कुला तो परिवार को कहेंगे, जना, जना। और राजा को क्या बोला जाता है? राजा को बोला जाता है जनस्य गोपा। याद आ गया? ट्राइब को कहा जाएगा जना। जना इज द ट्राइब, कि पूरा जो ट्राइब है, कुला, कुला के बाद जो भी विष्ठा, विषयपति, ग्राम, सब कुछ मिला के यहां पर क्या होता है, इन्हें कहा जाता है जना। और जना का जो हेड है उससे कहा जाएगा जनस्य गोपा। जनस्य गोपा, या दूसरा नाम इसका क्या है? राजन। राजन, हमने राजन के बारे में भी बात करी। राजन के बारे में हमने क्या बात करी कि राजन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। राजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल उसका पावर बहुत ज्यादा नहीं है। पहली चीज, उसके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। बलि कैसे लेता है वो? बलि जो है वो टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वॉलंटरी है। तुमको जितनी बलि देना है उतना दो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ये चीजें यहां पर चल रही है। उसके बाद राजन के बारे में हमने देखा कि राजन जो है खुद के डिसीजन स्वयं नहीं लेता है। राजन के डिसीजंस लेने के लिए यहां पर क्या है? सभा है, समिति है, और एक और चीज थी, क्या है आपको याद होगा? सभा समिति के साथ एक और कमेटी थी। वो कमेटी क्या करती है? वो कमेटी जो है वो लुटे हुए माल का बंटवारा करती है, कि आपने जितना भी माल आप लूट के लाए। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं कि आपने, मान लीजिए आर्यंस ने किसी नॉन आर्यंस के ऊपर अटैक करा और कुछ माल उन्होंने लूट लिया, तो उस लूटे हुए माल का क्या किया जाता है? बंटवारा करने का काम उस कमेटी का होता है ना? याद रखिएगा बेटा। अभी 1/6 याद मत रखना, अभी 1/6 यहां पर याद मत रखना कि 1/6 एक्सैक्टली है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना? और राजन क्या है? राजन बेसिकली यहां पर इलेक्टेड है। राजन जो है यहां पर इलेक्टेड है, याद रखना, राजन इलेक्टेड है। हाँ मैं लूंगा बेटा, एसएसबी के अभी नहीं, अपन बात करेंगे। बिल्कुल सही, विधाता। बहुत बढ़िया बच्चा। विधाता जो है, विधाता कौन सी कमेटी है? विधाता वो कमेटी जो लूट के माल का बेसिकली बंटवारा करती है। यहां तक याद आ गया? अब आर्यंस के बारे में इतना हम लोगों ने जान लिया। अब हम अर्ली वैदिक आर्यंस के बारे में कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, अर्ली ऋग्वैदिक एरा, अर्ली ऋग्वैदिक एरा हमने देखा कि 1500 से लेके 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो समय है, याद रखिएगा, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो समय है, दैट इज नोन एज द अर्ली ऋग्वैदिक एरा। ये अर्ली वाला टाइम है। अर्ली वाले टाइम के अंदर क्या है? आर्यंस जो है दे आर नॉट सेटल, ये सेटल नहीं हुए। ये क्या? ट्राइब के फॉर्म में कभी इधर घूमते कभी इधर घूमते, दैट मीन्स ये भी मूविंग है। इनकी सोसाइटी कैसी? पैस्टोरल है। अब सवाल ये आता है, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर सवाल का जवाब आप देना चाहे तो ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा। सवाल का जवाब दो मुझे कि अर्ली ऋग्वैदिक एरा के अंदर कास्टिज्म था क्या? जातिवाद, कास्ट सिस्टम अर्ली ऋग्वैदिक एरा के अंदर आ गया था? जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं कि सबसे ऊपर रहेंगे साहब समाज में ब्राह्मण, ब्राह्मण से नीचे बोलो साहब क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद हम बोलेंगे वैश्य, और वैश्य के बाद कहा कि साहब शूद्र जो है वो समाज में चौथे वर्ण के अंदर आएंगे। तो क्या वर्ण सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं, याद रखिएगा कि वर्ण सिस्टम के बारे में जब बात की जाती है तो क्या वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग, या वर्ण सिस्टम जो है, क्या अर्ली ऋग्वैदिक एरा के अंदर वर्ण सिस्टम भारत के अंदर था? यस और नो? देखो बिल्कुल सही बात है, इसका जवाब है नहीं। अर्ली वर्ण सिस्टम शुरुआत में भारत में नहीं, हाँ ये बाद में आ जाएगा। अर्ली ऋग्वैदिक एरा के सबसे अंत के अंदर वर्ण सिस्टम आने के चांसेस है कि अर्ली ऋग्वैदिक एरा के सबसे अंत में वर्ण सिस्टम आ जाता है। पर शुरुआत में अगर मैं बात करूं अर्ली ऋग्वैदिक एरा के अंदर, तो सोसाइटी के अंदर वर्ण सिस्टम नहीं है। सोसाइटी में केवल दो ही तरह के लोग हैं। सोसाइटी जो बटी हुई है, ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर क्लासिफिकेशन है, सोसाइटी बटी हुई है, और दो चीजों के अंदर हमारे देश की सोसाइटी बटी है। पहली जो चीज है दैट इज द आर्यंस। दो ही चीजें याद रखिएगा, सोसाइटी के अंदर जो वर्ण है वो दो है, एक है आर्यंस। आर्यन कौन है? समझ में आ गया? हाँ जी, आर्यंस के बारे में तो बात करें तो पहले है आर्यंस, दूसरे यहां पर है नॉन आर्यंस। पहले हैं आर्यंस और दूसरे यहां पर क्या आ जाते हैं? दूसरे यहां पर आ जाते हैं नॉन आर्यंस। याद रखिएगा, यह सोसाइटी दो चरणों के अंदर बटी है, ये नोट कीजिएगा। दो चरण कौन से हैं? पहले हैं यहां पर आर्यंस और दूसरे हैं यहां पर नॉन आर्यंस, दैट्स इट। इसके अलावा सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा वर्ण सिस्टम यहां पर नहीं चल रहा है। दूसरी बात, आर्यंस और नॉन आर्यंस के अंदर भी ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति का वर्ण है, व्यक्ति क्या काम करने वाला है, वो क्या चीजें करेगा, वो किस जाति के अंदर आएगा, क्या चीजें करेगा, ये व्यक्ति के जन्म पे नहीं, ये व्यक्ति के कर्मा पे डिपेंड करती है। किस पे? कर्मा पे। कर्मा मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई लड़ाई कर रहा है तो साबो क्षत्रिय हो गया, कोई वेदों का पाठ कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, कोई सोसाइटी के अंदर बिजनेस कर रहा है तो उसको आप वैश्य बोल देंगे, और उसके अलावा सोसाइटी के अंदर अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो आप उसको शूद्र बोल देंगे। हालांकि एग्जैक्टली नाम भी नहीं, बट व्यक्ति की जो जाति है, व्यक्ति का जो कह सकते हैं कि सोशल स्टेटस है, वो समाज में उस व्यक्ति के कर्म डिसाइड करते हैं। व्यक्ति के जन्म से डिसाइड नहीं किया जाता,
कर्मा डिसाइड किया जाता है, मेरे कर्म बोलेंगे। कर्म सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि जन्म? मुझे एक बात बताओ, क्या जन्म सबसे इंपॉर्टेंट है या कर्म? आपके हिसाब से बताइए। अगर अपन बात करें श्रीमद् भगवत गीता जी के बारे में, श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर प्रभु श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान किससे होती है? उसके कर्मों से होती है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आप आगे जीवन में क्या करेंगे। तो हमारे देश में और हमारे समाज के अंदर भी, अब वो जातिवाद तो बहुत बाद में है, अपन बात करेंगे उसके बारे में, खुल के बात करेंगे, बट शुरुआत में व्यक्ति के कर्म की प्रधानता ज्यादा होती है। मैं हमेशा मानता हूं, कोई बहुत अमीर आदमी, मान लो कोई बहुत अमीर आदमी, बड़ा पैसा वैसा उसके पास है, पर उसके कर्म बड़े खराब है, तो क्या मतलब है? क्या वो चीज सही है? नहीं, गलत है। तो हमारे देश में कर्म की प्रधानता है। और आप देखो महाभारत के अंदर क्या होता है। महाभारत के अंदर जब कौरव और पांडव आमने सामने आते हैं, तो अर्जुन क्या है? अर्जुन अपने हाथ से गांडीव को गिरा देता है। गांडीव क्या है? गांडीव अर्जुन का धनुष है। अब अर्जुन जो है वो उसके हाथ से गांडीव गिर जाता है। क्यों? बिकॉज अर्जुन इमोशनल हो जाता है। इमोशंस के अंदर अर्जुन आ गया कि अरे मेरे सामने तो मेरे गुरु हैं, द्रोणाचार्य बैठे, मेरे सामने तो मेरे भीष्म पितामह है जिन्होंने मुझे अपनी गोदी के अंदर खिलाया, अरे मेरे सामने देखो मेरा भाई दुर्योधन मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरे सामने तो कृपाचार्य भी है। और बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही है अर्जुन के। तब प्रभु श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हें केवल किस पे ध्यान देना? अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में महानता किसकी? कर्म की है, याद रखना। और देखो मैं एक चीज हमेशा मानता हूं, मुझे नहीं पता ये चीज आप बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, कि अगर अपने कर्मों को पूरा करने के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अगर आपको किसी से युद्ध भी लड़ना पड़ रहा है ना, तो भिड़ जाओ, चिंता मत करो फिर जीवन की। कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होता है ना। चलिए ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सवाल के बाद अपन स्टार्ट करेंगे। हालांकि मुझे नहीं पता ये कितने बच्चों के पता होगी चीज। मुझे बताओ, सोसाइटी के अंदर जब हम बात करते हैं वर्ण सिस्टम के बारे में, तो देखो अब एक सवाल आता है, ये एनडी ने पूछा था। मुझे बताओ कि हमारे हिंदुइज्म के हिसाब से, सवाल है पीवाईक्यू, कितने पुराण है? पुराणों की संख्या कितनी है ना? कितने पुराण है? टोटल पुराण कितने हिंदुइज्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पुराणास वी आर हैविंग? पुराण कितने टोटल? बताओ, पुराण कितने कितने पुराण है टोटल? बिल्कुल सही। कितने हैं? बिल्कुल सही। देखो याद रखना, ये सवाल एनडीए ने पूछा है हमारे समाज में। तो अगर मैं पुराणों के बारे में बात करूं, ये पीवाईक्यू एनडीए का, टोटल 18 पुराण है बच्चा। कितने? 18 पुराण है। और संस्कार कितने होते हैं व्यक्ति के 16 संस्कार होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बच्चा संस्कार और पुराण में कंफ्यूज हो जाता है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। और संस्कार कितने? 16 संस्कार होते हैं। ये दो चीजें दिमाग में रहेगी, पुराण संस्कार बोथ आर डिफरेंट थिंग। जैसे अपन जब जन्म लेते तो अपना एक संस्कार होता है, मरने के बाद भी अंतिम संस्कार होता है। संस्कार बहुत सारी चीजें आती हैं, तो संस्कार और ये सारी चीजें होती हैं। बेटा एसएसबी मैं ही लूंगा, साइकोलॉजिकल वाला पार्ट मैं ही लूंगा। और याद रखना, मैं छोड़ता नहीं हूं मेरे बच्चे को, हलता है अंत तक हो जाए, मैं नहीं छोड़ता हूं, है ना। चलो राजेश, देयर इज नो बेस्ट रिलीजन एक्सेप्ट आर्मी। सही बात है, सही बात है। फौज में धर्म वरम दरअसल, बस सबसे पहली बात, अपन भारतीय हैं, ये अपना धर्म है सबका। और कर्मा ही धर्म, कर्म की प्रधानता ज्यादा है, ये हमेशा याद रखिएगा। कर्म हमेशा महान रहने वाला है। अब देखो सोसाइटी के बारे में बात की जाए तो देखो सीधी सी बात है कि सोसाइटी, ऋग्वेदिक एरा के बारे में बात कर रहा हूँ, ऋग्वेदिक एरा के अंदर, तो यहाँ पर सोसाइटी के अंदर दो ही डिविजन है। पहला कौन सा? पहला आर्यंस। आर्यंस क्या बोलते हैं साहब? कि वी आर द फेयर स्किन, हम गोरे हैं। ये फेयर एंड लवली कार्ड लगाया मैंने कि हम गोरे हैं। आर्यंस बोलते हैं साहब हम गोरे हैं। और इसके बाद दूसरे नॉन आर्यंस, बोले ये डार्क स्किन है, इनकी स्किन डार्क है और ये भाषा भी दूसरी बोलते हैं। तो आर्यंस और नॉन आर्यंस केवल ये दो डिस्क्रिमिनेशन अपने को सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति का कर्मा, बाकी चीजें, कास्टिज्म या ऑक्यूपेशन डिसाइड नहीं किया जाता था। कि जन्म के आधार पर ऑक्यूपेशन डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, या पापा जो इनके वेद पुराण का पाठ करते हैं तो इनका बच्चा भी वेद पुराण का पाठ करेगा। नहीं, आपके कर्म के हिसाब से आपको ये चीजें देखी जाती थी। उसके बाद यहां पर याद रखना, सोसाइटी पैट्रियांचल है। पैट्रियांचल मतलब पिताजी जो है वो परिवार के मुखिया होते हैं। जो पिता होगा परिवार के अंदर, वो उस परिवार का मुखिया होता है। ऑब्वियसली फादर जो है वो परिवार के मुखिया यहां पर होते थे। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्या यहां पर स्लेवरी सिस्टम चलता था क्या?
गुलाम बनाने की जो प्रथा है, लॉ, नॉर्मली हमको क्या लगता है कि गुलाम बनाना देखो अंग्रेज लेकर आए, अफ्रीका के अंदर चलती थी। आपको जानकर हैरानी होगी, चाहे मौर्यन एरा हो चाहे वैदिक एरा हो, देखो यहां पर भी दिखिएगा, द ऋग वैदिक पीपल वर फेमिलियर विद स्लेवरी। जी हाँ, स्लेव्स का यूज किया जाता था, स्लेवरी यहां पर भी थी। कैसे स्लेवरी बनाएंगे, जैसे मान लो आर्यंस और नॉन आर्यंस की लड़ाई हुई, अब आर्यंस ने नॉन आर्यंस को हरा दिया, तो हराने के बाद जितने भी लोग वहां पर थे उन सबको बंदी बना के लाया जाता है और इनको काम में लगा देंगे। काम कैसा, भेड़ चलाना, दूसरे छोटे मोटे काम करना, एग्रीकल्चर इतना तो हो नहीं रहा है, घर के काम करवाना। बट हाँ, एक चीज याद रखना, महिलाएं जो महिलाएं हैं, जो वुमन स्लेव्स हैं, उनका यूज एग्रीकल्चर के लिए नहीं करते थे। थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर हो रही, बट जो वुमन स्लेव्स है उनको घर के काम करवाने के लिए उनको नियुक्त किया जाता था। तो देखो स्लेवरी के बारे में जानते हैं, स्लेवरी उस टाइम पर है, बहुत है स्लेवरी के बारे में लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि स्लेवरी उस टाइम पर नहीं थी, स्लेवरी है ऑब्वियसली स्लेवरी। तो यहां पर गुलाम जो है, गुलाम उस टाइम के ऊपर भी बनाए जाते थे, बट इतना ज्यादा यहां पर है नहीं। अब एक सवाल यहां पर यह आता है कि अर्ली ऋग्वेदिक इराक के अंदर जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सवाल जो है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि महिलाओं की कंडीशन और शादी किस तरीके से होती थी। देखो ऋग्वेदिक के अकॉर्डिंग, अगर मैं ऋग्वेद के अकॉर्डिंग बात करूं, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं मैं, बट आई वांट कि आप समझे इस चीज को। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो देखिए, कहते हैं ना कि हम जो बाल विवाह है, ये प्रथा हमारे देश में थी नहीं, विधवा पुनर्विवाह करवा दिया जाता था, ये सच में होता था, वो तो समय के साथ चेंज कर दिया। बाल विवाह की प्रथा भारत में कभी भी नहीं थी। ऋग्वेद के अंदर आप देखोगे ना, तो ऋग्वेद के अकॉर्डिंग शादी की उम्र 16 से 17 साल के बीच होती थी। अब इसको भी कम मानो तो ठीक है, बट 16 से 17 साल के बीच शादी की उम्र यहां पर होती थी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी प्रथा के बारे में बात करूंगा मैं, इससे सवाल भी आया, किसने नियोगी सिस्टम या नियोगा सिस्टम के बारे में सुना? व्हाट इज नियोगा सिस्टम? इसे नियोगा सिस्टम कहा जाता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस टाइम पर विडो रिमैरिज भी हो रही है, कि जो विधवा है उसका विवाह करवा दिया जाता है। बाल विवाह नहीं है यहाँ पे, हाँ, बच्चे का चाइल्ड मैरिज यहाँ पर नहीं हो रही है, विधवा सती प्रथा कुछ भी नहीं है यहाँ पर विधवाओं का विवाह करवा दिया जा रहा है। कितनी ओपन माइंडेड सोसाइटी। पर बाद में क्या देखो, चीजें बड़ी खराब होती गई। अच्छा, नियोगा सिस्टम क्या होता है, किसी ने सुना है? 8 तरह की मैरिज अपन करेंगे, उसके बारे में बात। व्हाट इज नियोगा सिस्टम? देखो नियोगा सिस्टम एक इंटरेस्टिंग सिस्टम है। ये कहा जाता था कि मान लीजिए कि ये एक महिला है, महिला के पति की अगर मृत्यु हो जाएगी, मान लो महिला के पति की मृत्यु होगी, किसी रीजन की वजह से ही गॉट डाइड, कोई महिला है और उस महिला के पति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो क्या किया जाता है, महिला के पति की मृत्यु के बाद महिला के पास एक चॉइस होती थी। वो चॉइस क्या थी पता है? महिला के पास ये चॉइस होती थी कि महिला चाहे तो अपने देवर के साथ शादी कर ले, देवर मतलब पति के भाई के साथ शादी कर ले। इसे नियोगा सिस्टम कहा जाता है। समझ में आ गया? मान लो कोई महिला है, उसके पति की मृत्यु हो गई, वॉर में गया था, वॉर में मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु के बाद महिला के पास से चॉइस है कि वो अपने पति के भाई के साथ शादी कर सकती, छोटे भाई के साथ, अपने देवर के साथ विवाह कर सकती, बड़े भाई के साथ नहीं करेगी, देवर के साथ। और ये महिला की चॉइस है, उसको कोई फोर्स नहीं करेगा, देखो करना पड़ेगा, नहीं, चॉइस है कि वो कर सकती है। सती प्रथा नहीं है यहाँ पर। सती प्रथा मतलब मरने के बाद जो महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, सती प्रथा यहाँ पर नहीं थी। चाइल्ड मैरिज यहाँ पर नहीं। बट यहाँ पर जो सिस्टम, जिससे सवाल आया एग्जाम में, याद रखना, नियोगा सिस्टम याद रखना बेटा, इससे सवाल आया है, ठीक है। नो चाइल्ड मैरिज, सस्ती सिस्टम नहीं है, तलाक जैसी कोई प्रथा नहीं चलती, पर्दा प्रथा कुछ नहीं है ऐसा। सोसाइटी बहुत बढ़िया, पर्दा प्रथा, तलाक, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी कितनी बढ़िया, कितनी बढ़िया चीजें हो रही है। हाँ बेटा, चाइल्ड मैरिज की स्पेलिंग रॉन्ग कर दी होगी, कोई बात नहीं ऋषि, मैं सही कर दूंगा बेटा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, कई महिला ऐसी होती थी जो शादी नहीं करती थी, उन्हें आमजू कहा जाता है। सवाल नोट करने पूछा गया, कई महिलाएं जो शादी नहीं करेगी। क्यों नहीं करना शादी? बोले हमको पढ़ना लिखना। आज भी करती है महिलाएं कि हम इंडिपेंडेंट वुमन बनेंगी, उस टाइम पर भी था। जो महिलाएं अपने जीवन भर कुंवारी रहती है कि शादी नहीं करना हमको, उन्हें आमजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमजू कहा जाता है। अच्छा, अब इस टाइम पर क्या साहब लव मैरिज होती थी क्या? इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज होती है। इंटरकास्ट मैरिज अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरकास्ट मतलब कि भैया आर्यंस की ये वाली ट्राइब है, एक आर्यंस का ये वाला ट्राइब है, एक लड़का एक लड़की शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट यहां पर कभी भी आर्यन और नॉन आर्यन के बीच में शादी नहीं होगी, याद रखना। लव मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज चल रही है, बट नॉन आर्यन और आर्यंस के बीच में शादी नहीं होती थी, कभी भी नहीं हो सकती। नॉन आर्यंस को लोग कम मानते हैं, बोले नॉन आर्यन इनसे शादी करेंगे क्या? इनसे शादी नहीं करेंगे। तो आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच में शादी नहीं होती, बाकी शादी चलती, इंटरकास्ट मैरिज चल रही है। अब सवाल ये आता है, एक सवाल पूछा जाता है कि देखो शादी कितनी करते थे? एक आदमी एक ही शादी करेगा कि एक आदमी 3 से 4 शादी करता था? मतलब मोनोगामी है, मोनोगामी मतलब एक ही शादी की जाएगी। पॉलीगामी में एक से ज्यादा विवाह किए जाते हैं। देखो इसका वास्तविकता में अगर मैं आंसर बताऊं, बहुत डिटेल हिस्ट्री के अंदर जाकर बताऊं, तो जो नॉर्मल आदमी, अपने जैसा नॉर्मल आदमी है, वो तो एक ही शादी करता था।
बट जो राजा महाराजा हैं, नाम के लिए राजा ने, वो एक से ज्यादा शादी करने के का उसके पास अधिकार होता था कि चलो आप राजा महाराजा हो, आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हो, ये अधिकार आपके पास है। तो रॉयल फैमिलीज के लोग हैं, जो नोबल फैमिलीज के लोग हैं, वो एक से ज्यादा शादी करते हैं, बाकी तो भैया एक ही शादी करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया बच्चा? क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? देखो इंटरेस्टिंग चीज है, इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि नहीं साहब, कास्ट सिस्टम भारत के अंदर शुरुआत से कभी था क्या? भारत में कास्ट सिस्टम नहीं था। समय के साथ इसको बढ़ावा दिया गया, समय के साथ भारत को तोड़ने की कोशिश की गई, और बहुत सारी चीजें भारत के अंदर की गई कि चलो कास्टिज्म को अपन लेकर आ जाते हैं, कास्टिज्म के साथ साथ अपन एक दूसरी चीज को अपन जोड़ देते हैं। तो बहुत सारी चीजें भारत में बाद में जोड़ी गई। शुरुआत में कास्टिज्म, ये सारी चीजें इट वॉन्ट प्रेजेंट इन इंडिया। भारत के अंदर चीजें थी नहीं, कभी भी नहीं थी। ठीक है साहब? नहीं थी, नहीं थी, याद रखिएगा। पर ऐसा है क्यों? देखो बिल्कुल सही बात चौधरी अमन ने पूछा कि सर पर ये एक से ज्यादा शादियां क्यों करने देते थे। देखो क्या होता था कि राजा भले इलेक्टेड है, पर ये माना जाता था कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा। अब क्या होता है कि जो राजा वाजा है ना, ये वॉर में बहुत जाते थे, बहुत सारे वॉर के अंदर जाते थे। वॉर में जाने के कारण क्या होता है कि इनके बच्चे भी वॉर में इनके साथ जाते थे। अब क्या होता है, लड़ाई के अंदर इनके बच्चे मर गए, एक बच्चा मर गया, दो बच्चा मर गया। अब अगर एक ही पत्नी से विवाह करेंगे तो क्या है, बच्चे इनके लिमिटेड रहते थे। इसलिए अब देखना राजा महाराजा बहुत सारे संतानें पैदा करते। क्यों भैया? कोई तो जीवित रह जाए, मेरा वंश आगे कौन बढ़ाएगा, इस कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में रहता था कि मेरे बाद अगला कौन। और इसी कॉन्सेप्ट के कारण ये लोग क्या करते, बहु विवाह करते। दूसरी बात क्या होती कि शादी करना केवल ये नहीं था कि बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी, केवल बच्चे नहीं। शादी के इसलिए नहीं करते, शादी करते थे अलायंसेस बनाने के लिए। मान लो एक ट्राइब है और दूसरा ट्राइब है, दोनों के बीच में दुश्मनी है। दुश्मनी को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक ट्राइब का राजा अपनी बेटी की शादी दूसरे ट्राइब के राजा से करवा देगा। दैट इज ए थिंग। इसलिए शादियां ज्यादा करते थे। मैरिज अलायंसेस होते हैं बेटा, मैरिज अलायंसेस किए जाते थे। अभी ये है कि नहीं सब? अभी नहीं है। तो दिमाग लगाते हैं लोग भी, बड़े चालाक थे, ऐसे थोड़ी ना कि कर लेंगे शादी, नहीं, ये भी है। अच्छा, उसके बाद अब कंडीशंस ऑफ वुमेन्स कैसी होगी, कैसा लगता है? अपन जब बात कर ले अर्ली ऋग्वेदिक एरा के बारे में, मतलब 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक के बारे में बात करें, अर्ली ऋग्वेदिक एरा में महिलाओं की कंडीशन आपके हिसाब से कैसी होगी? बढ़िया होगी, बिल्कुल शानदार, अच्छी कंडीशन होगी महिलाओं की, या महिलाओं की कंडीशन होगी खराब? कैसे, क्या लगता है महिलाओं की कंडीशन कैसी होगी? महिलाओं की कंडीशन कैसी होगी? किस तरह की कंडीशंस महिलाओं की होगी शुरुआत में? आज महिलाओं की कंडीशन कैसी? मैं कहूंगा अच्छी कंडीशन है। गांव में कंडीशन अच्छी नहीं महिलाओं की, शहरों में अच्छी। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? गांव में महिलाओं की कंडीशन अच्छी नहीं है, सारे गांव में तो नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ कुछ गांव में तो नहीं है अच्छी भैया, पर शहरों में अच्छी महिलाओं की कंडीशन। शहरों में महिलाओं के ऊपर इतना कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा, आपको परिवार में कोई पढ़ने से रोक नहीं रहा है। गांव में जाकर आप स्थिति देखो, हालत क्या है गांव के अंदर। गांव के अंदर अगर एक बच्ची बोल दो ना मेरे को पढ़ना आ रहा है, भाई साहब बवाल हो जाता है। अब आप बोलोगे सर हमारे गांव में ऐसा नहीं, पर बहुत सारे गांव के अंदर है, बहुत सारे गांव हैं ऐसे जहां पर लड़के को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है, शहर में बच्ची को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता। तो इसलिए मैं जो इस बैच के अंदर लड़कियां हैं ना उनके बारे में बात करूं कि देखो आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है। अगर तुम इस बैच के अंदर पढ़ रहे हो ना तो यू आर किस्मत वाले हो आप बेटा। बिकॉज जो एक बच्ची बोल रही नहीं सर यहाँ पर आप गलत है, गलत नहीं बेटा, आपको नहीं पता शायद ये चीजें, आपको चीजें नहीं पता। बहुत सारे गांव में महिलाओं की कंडीशंस अच्छी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि साहब तुमको वुमेन इक्वालिटी की बात करनी ना तो गांव में जाके करो, शहर में जाके मत करो। शहरों में वुमेन इक्वालिटी है, शहर में महिलाओं को इक्वल दर्जा दिया जाता है, याद रखना। कहां, किस शहर में महिलाओं को इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता बताओ मेरे को? एक शहर बता दो जहां पर महिलाओं को इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता, बताओ कहां पर नहीं दिया जाता? दिया जाता है, पर समस्या गांव के अंदर है। गांव के अंदर आज भी महिलाओं को इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता है कि नहीं? याद रखना है चीजें। अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो, आप जहां हो बच्चा शायद आपके लिए वो चीजें बड़ी कॉमन है, आपके लिए बहुत कॉमन चीज है कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा एक बच्ची के लिए ना जो गांव में रहती है उसके लिए सपना है ये चीज, कि मतलब वो सपने में देखती है चीजें जो आप आज कर रहे हो ना बैठ के, वो सपना देखती कि मेरे पास एक लैपटॉप होगा, मेरे पास एक फोन होगा, मेरे को कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, मैं किताब खरीदूंगी, मैं कॉपी खरीदूंगी, उस कॉपी पे लिखूंगी, मेरे पास अपना एक रूम होगा, मेरे पास अपना एक समय होगा जिस समय में बैठ के मैं पढ़ाई करूंगी। ये सपना है उनका। हमारे लिए जो लग्जरी है ना, हमारे लग्जरी तो नहीं, हमारे लिए बड़ी नॉर्मल चीज है, इट्स वेरी कॉमन फॉर अस, बहुत कॉमन है। उनके लिए सपना है बेटा, जीवन में सपना है कि काश हम कभी जीवन में ऐसा कर पाए। तो मैं कहता हूं कि ये जो चांस आपको मिला है ना, गर्ल्स के लिए मैं बात करने वाला हूं, बहुत मुश्किल से मिलता है चांस और बहुत कम लड़कियों को मिलता है। इसको बर्बाद मत करना, मेहनत करना, क्योंकि आज जिस कंडीशन में तुम हो वो जीवन का सपना है किसी के लिए। लग रहा होगा सर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं बेटा, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। हार्श रियलिटी है कंट्री की, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, है ना? आप देखना घर के बाहर जो बेचारी बच्चियां, दिन भर अभी धूप पड़ेगी, 50-52 डिग्री जाएगा टेम्परेचर, देखना इस बार, उसमें भरी धूप के अंदर वो टमाटर और सब्जियां बेचेगी, भरी धूप में खेत में घास काटने के लिए जाएगी। दैट इज द कंडीशन।
तो मैं वही चीजें कहता हूं आपके कि थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा इस चीज को, है ना। चलिए आगे बढ़े। रियलिटी चेक है, समझना पड़ेगा। सी सी देखो यार, फ्रीडम वो नहीं होता कि फ्रीडम आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। फ्रीडम बहुत सारी चीजें हैं। देयर आर सो मेनी विक्टिम्स, आपको पता ही नहीं बेटा जिंदगी कितनी खराब है। बस्तियों से बच्चियों को उठा के ले जाते, छोटी छोटी 2-2, 3-3 साल की, कहां पर प्रोस्टिट्यूशन के अंदर धकेल देते हैं उनको। और बेचारे उनके माँ बाप इतने गरीब है कि वो कंप्लेन भी नहीं कर पाते। कंप्लेन करने किसी पुलिस थाने के अंदर गए तो कई जगह पर तो पुलिस थाने के अंदर उनकी कंप्लेन्स तक नहीं लिखते, भगा देते हैं बाहर। ये कंडीशंस होती हैं। फिर वो किसी एनजीओ के पास जाके बोलते कि मैडम हमारे साथ ऐसा हो गया। देयर आर सो मेनी केसेस। तो दुनिया बहुत बड़ी है ना। चलो आगे बात करते हैं। ओके आगे बढ़े बच्चा, चलो चलो आगे बढ़ते हैं ना। इसलिए मैं कहता हूं कि सी वॉट एवर यू हैव जस्ट रिस्पेक्ट दैट थिंग। भगवान ने तुमको जो दिया है ना उसके लिए तरसते हैं लोग। चलो आगे। अब देखो महिलाएं की कंडीशन इस टाइम पर बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन कंडीशन है। मतलब सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो महिला और पुरुष के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है क्या? महिला पुरुष के अंदर देयर इज नो डिफरेंस। महिला पुरुष दोनों के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं। सेम लेवल के ऊपर है दोनों। महिलाएं भी सेम लेवल के ऊपर है, पुरुष भी सेम लेवल के ऊपर है। महिला पुरुष के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं, कोई डिफरेंस यहां पर नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं साहब, कोई डिफरेंस नहीं। अब महिलाएं जो है सोचो यहां पर ऋषि बन सकती है। महिलाओं को टाइटल दिया गया ऋषि का। ऋषि कौन बन सकता है पता है? अरे भैया जिसने दीक्षा ली हो। जैसे आपने देखा गुरुकुल के अंदर सारे शिष्य बैठेंगे, शिष्यों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। मतलब महिलाएं भी शिष्य बन के जा सकती है, महिला अपना गुरु बना सकती है। महिलाएं गुरुकुल के अंदर पढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, महिलाएं गुरु हैं। ऋषि का टाइटल दिया जा रहा महिला को। देखो जैसे महर्षि होता है, महर्षि मतलब पुरुष, ऋषि का टाइटल जो दिया जा रहा है वो महिलाओं को भी दिया जा रहा है। देखो महिला पढ़ा रही है बच्चों को, ये चीज यहां पर हो रही है। इसके अलावा यहां पर जो महिलाएं आजीवन कुंवारी रहती है और कुंवारी रहने के साथ, एक मिनट, जो महिलाएं आजीवन कुंवारी रहती है और कुंवारी रहने के साथ साथ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुंवारी रहने के साथ साथ वो वेदों का नॉलेज देती है कि मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी या शादी भी कर ली ठीक है बट मैं वेदों का नॉलेज दूंगी। उन्हें ब्रह्मवेदिनी कहा जा रहा है, जो वेदों का नॉलेज दे रही, जो ऋग्वेद के बारे में बात करी, पढ़ा रही है, श्लोक पढ़ा रही है, श्लोकों का मतलब बता रही है, उन्हें ब्रह्मवेदिनी कहा जाता है। और कई सारी महिलाएं हैं, अपाला, विश्वरा, गोसा, लोपामुद्रा, बहुत फेमस नाम है। और ये चीज समझिएगा कि महिलाएं जो है सभा समिति दोनों के अंदर जाती। सभा में महिलाएं जा रही, समिति के अंदर जा रही है, महिलाएं यज्ञ कर सकती है। तो महिलाओं का स्टेटस बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। अब एक संस्कार के बारे में एनडी ने 3 बार सवाल पूछा है। ये है आपका उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ उपनयन संस्कार, बताइए। एक मिनट देना बच्चा, ना पानी पी लूं मैं। ओके चलिए, क्या होता है उपनयन संस्कार? देखो बिल्कुल सही बात है। देखो उपनयन संस्कार, अरे मुंडन नहीं। देखो उपनयन संस्कार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई आदमी अपने गुरु के पास जाता है, गुरु और शिष्य जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि जब कोई बच्चा, मान लो मैं शिष्य हूं, मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा और गुरु मुझे कबूल कर लेगा, गुरु मुझे एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मेरा शिष्य है, और मुझे एक्सेप्ट करने से पहले मेरा संस्कार किया जाता है, वही उपनयन संस्कार, कि स्कूल जाने से पहले की जो सेरेमनी है, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने से पहले की जो सेरेमनी है, जिसमें शिष्य और गुरु एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। शिष्य स्वीकार करता है कि जी हाँ ये मेरे गुरु हैं, मैं इन्हें अपने गुरु के तौर पर स्वीकार करता हूं, और गुरु स्वीकार करता है कि हाँ आज से ये मेरा शिष्य, मैं से शिष्य के तौर पर स्वीकार करता हूं। दैट इज द थिंग, इससे कहा जाता है उपनयन संस्कार। समझ में आ गया? सेक्रीफाइस विद देयर हस्बैंड, अरे सेक्रीफाइस का मतलब यज्ञ है यहाँ पे, ठीक है। एन ऑफर सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ कर रहे हैं, अपने पति के साथ यज्ञ के अंदर दक्षिणा डाल रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसके बारे में बात करें। सेक्रीफाइस मतलब कभी भी ये नहीं मानना चाहिए सेक्रीफाइस मतलब किसी को मार दे। सेक्रीफाइस करने का मतलब है त्याग करना, सेक्रीफाइस किया जा रहा है अपने हर चीज का, उसे सेक्रीफाइस कहा जाता है। आई बात समझ में? बिल्कुल ओरिएंटेशन है ना। अच्छा, आपका और आपके भाई का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति भाई साहब यहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी महिलाओं की स्थिति है। अब देखो एक सवाल आता है कि
ऋग्वेदिक एरा के अंदर सबसे पहली अगर मैं बात करूं ऋग्वेदिक एरा के अंदर, देखो इनकी सोसाइटी के बारे में अगर बात करें तो ये बेसिकली क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर इनको आता है, ऐसा नहीं कि खेती वेती करना नहीं आती, खेती करना आती बट करते नहीं है, बिकॉज सोसाइटी इनकी पेस्टोरल। याद रखना, इनकी सोसाइटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम ये करते हैं दैट इज पेस्टोरल। क्या पेस्टोरल सोसाइटी है, और किसी भी व्यक्ति को किससे किससे बेसिकली अगर किसी भी व्यक्ति का जो वेल्थ है वो किससे नापी जाती है, उसके पास कितनी गाय है। और जो वेल्दी आदमी से कहा जाएगा गौमत, ये नोट करा, बता दिया था मैंने, गौमत। गौमत मतलब साहब बहुत सारा पैसा वैसा इसके पास है। अब इस एरा के अंदर आप जानकर है ना हैरान हो जाओगे, लैंड का प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि भैया ये जमीन तेरी, ये जमीन मेरी, 3 एकड़ मेरी, 4 एकड़ तेरी ना। जमीन वमीन इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत खेती वेती करते हैं, सब साथ में मिलकर करेंगे। पूरा ट्राइब की जमीन है, पूरा ट्राइब मिलकर खेती करता है। और हलवल जानते हैं, हलवल चलाना जानते हैं, एग्रीकल्चर आता है इनको। कौन सा हल है, लोहे का नहीं है हल भी, अभी वुडन का प्लग है। और जमीन के लिए जो टर्म यूज किया गया दैट इज सीता, ये नोट करना। जमीन के लिए जो टर्म यूज किया गया दैट इज सीता। अब सीता क्यों यूज किया गया, याद आ गया, माँ सीता। माँ सीता का नाम सीता क्यों रखा था, बिकॉज जमीन से मिली थी, इसलिए उनका नाम सीता रख दिया। तो सीता नाम बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि सीता शब्द यूज किया जाता है जमीन के लिए, जमीन के लिए यूज किया जा रहा है सीता। सीता को जमीन कहा जाता है, ये नोट करना, सीता को कहा जाता है जमीन। अब इसके अलावा ये लोग उगाते क्या, देखो उगाते बहुत ज्यादा कुछ नहीं, जैसे बैरली उगाएंगे, हम कहते हैं इसे, वीट उगाते थे, गोधुमा वीट को कहा जाता है। तो बहुत सारी चीजें इनके बारे में। देखो आर्यंस जो शुरुआत के हैं उनको एग्रीकल्चर करना इतना पसंद नहीं, मेजरली दे वांट, उनके लिए जरूरी है पेस्टोरल, गौ गाय उनके लिए बड़ी पवित्र है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुछ चीजें आर्यंस के बारे में याद रहेगी, हाँ जी याद रखनी पड़ेगी, रहेगी क्या, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा एक सवाल का जवाब दो, अगर अपन आर्यंस की इकोनॉमी के बारे में बात करें, माइंड मैप के थ्रू बात करते हैं ना, माइंड मैप के थ्रू चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है मेरे हिसाब से। आर्यंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, अगर मैं आपसे पूछूं तो एग्रीकल्चर नहीं, आर्यंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर उनके कैटल, उनके कैटल यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है ना। लैंड का कॉन्सेप्ट है क्या, जमीन का कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं, नो लैंड कॉन्सेप्ट, जमीन का कॉन्सेप्ट नहीं है, नो लैंड, जमीन वमीन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है, जमीन का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। आर्यंस एग्रीकल्चर जानते, खेती करना जानते क्या, यस एग्रीकल्चर जानते बेटा, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर नहीं जानते, एग्रीकल्चर करना जानते, बट बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर करते नहीं। अच्छा अब आर्यंस जो है इनके बारे में 2 से 3 चीजें अपन और बात करते हैं। कॉइनेज वाइनेज आ गया क्या यहाँ पे, कॉइन वाइन का यूज कर रहे हैं, नहीं कॉइन वाइन का यूज नहीं करते हैं। याद रखना यहां पर ये जो सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ट्रेड ज्यादा कर रहे हैं नहीं, बहुत कम ट्रेड करते हैं, लिमिटेड ट्रेड, लिख देता हूं मैं लिमिट, लिमिटेड ट्रेड, ट्रेड भी बहुत ज्यादा नहीं कर रहे कि भैया बहुत बेहतरीन ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, ट्रेड लिमिटेड है इनका, ट्राइबल है, ट्रेड इतना कहां करेंगे, लिमिटेड ट्रेड किया जा रहा है। अब आर्यंस के साथ एक और चीज है कि इनका सिस्टम है बार्टर, याद रखिएगा, कॉइनेज वॉइनेज यहां पर अभी तक नहीं आया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है ना, वो स्लाइड के अंदर है, मैं देख लेता हूं है कि नहीं स्लाइड में, हाँ याद रखिएगा, ये सवाल इतनी बार पूछा है बेटा, एनडीए ने बहुत बार पूछा, और एनडीए के बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा है। एक शब्द का यूज आता है पणी, पढ़ नहीं है, पणी, पणी का मतलब पता है कौन, व्यापारियों को पणी कहा जाता है, जी हाँ, और कई बार नॉन आर्यंस को पणी कहा गया। तो ये शब्द याद रखिएगा कि यहाँ पर ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, बट देखो व्यापार ट्रेड लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, तो जो व्यापारी उन्हें कहा जाता है पणी, क्या कहा जाएगा, पणी, पणी का मतलब यहाँ पर है व्यापारी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ट्रेड लिमिटेड है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। गवर्नमेंट के बारे में अपने बात करी, हाँ जी, जो अमीर आदमी से गवर्नमेंट कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर बैंकनट सूदखोरों को कहा जा रहा है, बैंकनट वाला छोड़ दो, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा इसके अलावा क्या होता है कि देखिए कई बार कॉइन की तरह, अब कॉइन तो है नहीं यहाँ पे, बट कई बार कॉइन की तरह ऑर्नामेंट्स का यूज करते हैं। मतलब मान लो कि मैंने तुमसे 15 गाय खरीदी, अब 15 गाय के बदले में तुमको क्या दूं, तो मैं क्या करूंगा, अपने आभूषण दे दूंगा। आभूषणों का यूज, आभूषण मतलब क्या होता है, आपके हाथ के कंगन, गले हाथ के कंगन होते हैं, हाथ के कंगन, 9 लाख का हार, मतलब जो भी है, गले का हार, गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स है उसका यूज करते हैं कॉइन के तौर पे। और ये जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है इसका यूज कॉइन के तौर पर कर रहे हैं, इसे कहा जाता है निष्क, ये नोट करना, क्या निष्का या शतमान इन्हें कहा जा रहा है। तो निष्क या शतमान बेसिकली इट इज नॉट कॉइन, ये कॉइन वर्ड नहीं है। कई बार क्या है कि इन गोल्ड के ऑर्नामेंट्स का यूज ये करते हैं कि चलो बार्टर सिस्टम के अंदर अपन इसका यूज कर लेते हैं कि मैंने किसी से 15 गाय खरीदी, तो मैं क्या करूंगा भैया, अपनी चूड़ियां दे दूंगा, हाँ नई चीज याद रखिएगा। अब इस समय पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, इस समय पर पुरुष भी गहने का यूज करते हैं। भारत में अगर अपन अपने भारत की बात करें, पुरुष और महिलाएं दोनों गहने पहनती थी। आपने पुरानी मूवीज देखी है जिसमें पुराने जमाने की बात की जा रही, जैसे प्रभु श्री राम, रामायण जी देखना, रामायण जी के अंदर देखना आप कि जितने गहने मां सीता पहन के रखती उतने प्रभु श्री राम भी पहन रहे हैं, बिल्कुल सोने का पहन रहे हैं, गले में मालाएं हैं, हाथ में कान में कुंडल है, कवच पहन के रखा, ये चीज होती थी, हाँ ये चीज होती थी। तो उस टाइम पर पुरुष भी गहने पहनते थे, बट धीरे धीरे महंगाई इतनी बड़ी,
कि फिर पुरुष ने गहने पहनना बंद कर दिए और गहने फिर किसने पहनना शुरू करे, महिलाएं ने पहनना शुरू कर दिया। क्यों? महंगाई के कारण। तुम बोला ऐसा मजाक सच बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं भाई, मजाक नहीं। महिलाओं ने बोला नहीं गहने हम पहनेंगे, आप काहे के लिए गहने, तो फिर बोले ठीक है चलो गहने नहीं पहनते आप महिला है। तो याद रखना महंगाई के कारण भैया गहने वहने पहना फिर हमने बंद कर दिए, है ना, याद रखिएगा, ठीक है, नोट करना, ठीक है, सो याद रखना महंगाई के कारण। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में यार, कैसी बात कर रहे हैं, ठीक है चलो, है ना। अब देखो एक शब्द का यूज किया गया हिरण्या, हिरण्य का मतलब है गोल्ड, है ना, हिरण्या का मतलब होता था गोल्ड, हिरण्य शब्द यूज किया गया है। और किसी भी मेटल के लोग अयस शब्द यूज करते, जैसे लोहे के लिए श्याम अयस यूज कर लेंगे, अयस मेटल के लिए यूज किया जाता था। ओके ठीक है, ठीक है, ओके, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं। देखो क्या है, देखो मैं एक चीज बताऊं, थोड़ा सा इमोशनल तो नहीं करूंगा, पर अपनी मम्मी के लिए ना जब भी तुम कमाओ ना, सबसे पहली चीज मैं मतलब मैं दिल से चीज चाहता हूं कि मेरा सारा बच्चा है करे, सबसे पहली चीज अगर कुछ करो ना, सबसे पहली चीज अपना पैसा बचा के मम्मी के लिए कोई सी चीज गोल्ड की लेके आना। मतलब बहुत सारे लड़के करते हैं क्या कि हम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए हम लोग ये करके आएंगे वो करके आएंगे, माँ के बारे में नहीं सोचते हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज माँ अपन मम्मी से कुछ बोलेंगे ना, मतलब मेरे को लगता है जैसे मेरी मम्मी है वैसे तुम्हारी सबकी मम्मी भी वैसी होगी। माँ ही क्या होती है, तो मम्मी के पास जाकर बोले मम्मी ये ले लो ना, अरे नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं अभी, अरे महंगी चीज है इसको क्या लेना। मम्मी 4 बार मना करेगी ना, तब भी अपनी सैलरी से मम्मी को कोई भी गोल्ड की चीज ला कर देना, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने ग्राम का गोल्ड ला के दोगे। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चा, कितने ग्राम का गोल्ड ला के दोगे उनको फर्क ही नहीं पड़ने वाला, उनको केवल ये कि मेरे बेटे ने मेरे लिए चीज करी, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। और पापा का ऐसा है कि देखो, अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे फादर के साथ रिलेशन कैसा है। फादर के साथ लड़कों का रिलेशन जो है ना वो बहुत बहुत मैं कहता हूं कि बहुत अजीब होता है। अजीब कहना शायद ठीक नहीं है, बट बहुत प्योर होता है। हम शायद आमने सामने कभी बात नहीं कर पाते हैं, मतलब आज भी मैं अपने फादर के सामने नहीं बैठ पाता, बट वो प्यार और वो जो है ना चिंता हमेशा हमारे मन में रहती है पापा के लिए। जब पापा आते हैं ना काम करके, हम घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, मतलब मैं मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ कि पापा जब शाम को काम करके आते हैं ना, तो मुझे मतलब एक रोने जैसा आता था कि यार बेचारे देखो इस उम्र में काम करना पड़ रहा है, मुझे इनके लिए कुछ करना है। मुझे पता है मैं जिंदगी भर उनसे बात कभी कह नहीं पाऊंगा, कभी नहीं कह पाऊंगा, बट वो रिलेशन हमारा रहता है। तो फादर के लिए भी कुछ कर लेना भाई साहब। अरे ये देखो पिता है, वो बोलेंगे नहीं कभी तुमसे, कभी नहीं बोलेंगे, बट स्टिल दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी इन भावनाओं को हम लोग समझें, है ना। तो रिलेशन जो है वो बहुत अलग होता है, मम्मी के साथ अलग है, फादर के साथ अलग है ना। तो छोटी सी बात याद रखना है, क्योंकि पापा कभी नहीं बोलते, पेरेंट पापा कभी नहीं बोलते, मम्मी बोल देती कई बार, पापा कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे पापा, है ना। तो अपने को ध्यान रखना है कि बिन बोले उनकी बात समझना, ठीक है बच्चा। चलो, दिखता है यार पापा का लव, वो दिखता है। जिस दिन तुम बीमार पड़ोगे ना, तो वो आदमी जो है तुम्हारे पिताजी, देखना उनकी आंखों में एक बार कितना दुखी हो जाएंगे सब, अरे क्या हो गया क्या हो गया करो, उस टाइम पर वो दिखाते हैं, चिंता दिखाते हैं, गुस्सा भी दिखाएंगे चिंता भी दिखाते हैं, प्यार नहीं दिखा पाते यार। तो कई बार लगता है पापा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट नहीं है बेटा, ही इज ए मैन, लड़के नहीं कर पाते चीजें, ऑल द वेज मैन। चलो ठीक है, अब हम रिलीजन के बारे में बात करें। देखो ऋग्वेद जब हम बात कर लें अर्ली ऋग्वेदिक एरा के अंदर, अब अर्ली ऋग्वेदिक एरा के अंदर जब हम रिलीजन के बारे में बात करेंगे तो धर्म उस टाइम पर बहुत, धर्म के बारे में अगर मैं बात करूं अर्ली ऋग्वेदिक एरा के अंदर, तो देखो शुरुआत में टेंपल वेंपल तो नहीं, देयर इज नो टेंपल, कोई टेंपल नहीं, नो टेंपल, देयर इज नो टेंपल, टेंपल नहीं है। देखो याद रखना शुरुआत में देयर इज नो टेंपल, टेंपल नहीं है, मंदिर है भगवान का मंदिर नहीं, देयर इज नो टेंपल। तो वर्शिप किसकी करते हैं? वर्शिप किसकी करेंगे? नेचर की। याद रखिएगा, दे वर्शिप द नेचर, नेचर की वर्शिप करते हैं। किसकी वर्शिप कर रहे हैं? शुरुआत में दे आर वर्शिपिंग द नेचर, नेचर की वर्शिप कर रहे हैं। और नेचर की जब वर्शिप करते हैं तो नेचर के देवताओं की पूजा ज्यादा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर रहे हैं। GOD, गॉड, गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है गॉड का फुल फॉर्म? कोई बताएगा मुझे? गॉड का फुल फॉर्म क्या है, बताओ क्या होता है गॉड का फुल फॉर्म, बताना मेरे को, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। तो याद रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा यहां पर नहीं कर रहे। यहां पर जो भगवान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पता है कौन से भगवान है? वो इंद्र भगवान। क्यों इंद्र भगवान? क्यों है इंद्र भगवान? किसके देवता? नेचर के देवता, मौसम के देवता इंद्र भगवान है। दैट इज द थिंग, याद रखना कि ये जो है यहां पर पूजा कर रहे हैं नेचर की, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट भगवान इनके लिए बताए कौन से? भगवान इंद्रा। इंद्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, लिखा है आगे, चिंता मत करना। भगवान इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब इनके लिए, भगवान इंद्र है सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है। जॉड का मतलब है जनरेटर, उसके बाद ओ का ऑपरेटर और डी का डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, जनरेटर जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया है। हिंदुइज्म की अगर मैं बात करूं, हिंदुइज्म में जनरेटर कौन है? हिंदुइज्म के अंदर जनरेटर है ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाई है। ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर है विष्णु। जो डिस्ट्रॉयर कौन है? महादेव, है ना। ये हर धर्म के अंदर GOD का मतलब इसी से निकल कर है। और एवरीथिंग इज
इसी के सर्कल के अराउंड ये चीजें घूमती। अब चलो अपन कभी बाद में बात करेंगे। हाँ, बट याद रखना यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है इंद्र। इंद्र के बाद दूसरे गॉड जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से? भगवान इंद्र के बाद जो सेकंड नंबर के गॉड है वो जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो कौन है? कौन से गॉड ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो सेकंड नंबर के गॉड है दैट इज द अग्नि। याद रखिएगा, अग्नि सेकंड गॉड है। अग्नि, अग्नि फिर अग्निदेव बड़े इंपॉर्टेंट है। अग्निदेव के बाद कौन है? वरुण देव। जी हाँ, कौन है? वरुणा। वरुण देव काफी इंपॉर्टेंट है। देखो तीन भगवान सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 प्लेस भगवान इंद्र का, नंबर 2 अग्निदेव का, और नंबर 3 है भगवान वरुण का। तो याद रखना तीन गॉड्स इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करना, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, नेचर की वर्शिप कर रहे हैं, मैजिक वैजिक कुछ नहीं है यहाँ पर। और गाय तो अगन्य है, ऑब्वियसली मैंने कह दिया। प्रेयर इंपॉर्टेंट है, और टेंपल और आइडल वर्शिप इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं होती, ये सारी चीजें नहीं हो रही। बट तीन गॉड में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो भगवान इंद्र, वॉरियर गॉड, उसके बाद अग्नि, और उसके बाद है वरुण देव। सूर्य देव की पूजा की जाती है बट मेजरली कौन है यहाँ पर? वरुण देव। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो ध्यान से, भगवान इंद्र की प्रशंसा में तकरीबन 250 श्लोक है। जी हाँ, कितने? 250 श्लोक इंद्र देव की प्रशंसा के अंदर ऋग्वेद के अंदर है, और इन्हें पुरंदर कहा गया है। इन्हें पुरंदर कहा जाता है, याद रखना। उसके बाद दूसरे हैं अग्निदेवता। अग्निदेव जो है इनकी प्रशंसा में तकरीबन 200 श्लोक है। और तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान है दैट इज वरुण देव। वरुण देव याद रखिएगा, और ये रीत के भगवान है। रीत मतलब क्या होता है? सवाल एनडी ने पूछ लिया था, पता है तुमको? कि एनडी ने पूछा कि रीत का मतलब क्या होता है? रीत का मतलब क्या होता है? रीत का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीत? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन जा जाए। सुना होगा ना? रीत का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीत? सुनते तो हम रीत मतलब ऋतु है, क्या है? रीत का मतलब क्या है? रघुकुल रीत सदा चली है। रीति क्या, किससे मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीत? बताया था मैंने क्लास में, रिचुअल्स, सीजन्स। जी हाँ, रीत मतलब सीजन होता है। सीजन, जिस तरीके से सीजन चले आ रहे हैं ना, रीत से ऋतु बना है। इसके बाद ये सीजन आएगा, इसलिए तो उसके कंटिन्यूअसली वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए उसका यूज किया जाता है। नेचर, नेचर से इसका मतलब है। ओके, याद रखिए, रिचुअल्स नहीं बेटा, रिचुअल्स अलग चीजें होती। तो दीज आर द थिंग्स, है ना। इसके अलावा भी और बहुत सारे गॉड हैं, अभी एग्जाम में नहीं आते, पर एक बार आपके नोटिस के लिए, आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर इतने सारे गॉड मैंने ले लिए। अब इसमें एक चीज याद रखना, इसमें कई सारी देवियां भी हैं, जैसे देवी सावित्री। सावित्री सबसे इंपॉर्टेंट गॉडेस है, सबसे इंपॉर्टेंट देवी सावित्री। देखो मां सावित्री, और याद रखना कि जो गायत्री मंत्र है, जी हाँ, गायत्री मंत्र जो है वो इन्हीं को समर्पित है, जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ये नोट करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट देवी है, जैसे देव सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान इंद्र, सबसे इंपॉर्टेंट देवी का नाम है सावित्री, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। आज जो गायत्री मंत्र आप सबको पता होगा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर है। किसमें? तीसरे मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल से? 10 मंडल है, 10 पार्ट से। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। उसके बाद एक देवी और इंपॉर्टेंट है, दैट इज अदिति। अदिति देवी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, अदिति है मदर ऑफ गॉड्स, बहुत इंपॉर्टेंट देवी है। उसके बाद उषा एक देवी है, सिनवली देवी है। बट बेसिकली यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट देवी दैट इज दी मां सावित्री। सावित्री देवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसके अलावा आपने सुना होगा बहुत सारे और भगवान है, डेमी गॉड्स भी, गंधर्व है यहां पर। नहीं, ये देखना, इसको केवल इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट वो तीन भगवान इंद्र, भगवान इंद्र, अग्नि और वरुण, उनके बारे में पढ़ना, बाकी तो ठीक है, इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं। उसके बाद अप्सराज है, आर्यमंस यहां पर हो गए ना, विश्वदेवास है, बहुत सारे छोटे छोटे भगवान भी यहां पर है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर जो लोग वर्शिप कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें कि चलो भगवान है, भगवान से क्या मांगते होंगे लोग यहाँ पर भगवान से लोग क्या मांग रहे हैं? मान लो भगवान है, भगवान से बोलो भैया भगवान आज तुम भगवान से क्या मांगोगे? भगवान मेरे को केटीएम ड्यूक दिला दो, है ना मुझे एनडीए में पास करवा दो, भगवान मुझे आईफोन 16 प्रो दिला दो। उस टाइम पर भगवान से क्या मांगा जा रहा है? क्या मांगते होंगे भगवान से? अर्ली ऋग्वेदिक एरा के अंदर मैं आपसे पूछता हूं, आज अगर तुमको भगवान से कुछ मांगना है तो क्या मांगोगे भगवान से? ऋग्वेदिक एरा में अर्ली वाला, अर्ली है, शुरुआत में भगवान से क्या मांगेंगे? अच्छा, आज अगर मैं तुमसे पूछूं तुम भगवान से क्या मांगोगे? बिल्कुल सही बात, काऊ। उस टाइम पे सुप्रीम क्या है? ड्यूक नहीं, काऊ है भाई, गाय। मटेरियलिस्टिक डिमांड है, सीधी बात। कोई मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं चाहिए इस टाइम पे कि मरने के बाद हमको मोक्ष मिल जाए, जीवन मरण के इस चक्कर से निकलना है, हमें केवल अच्छे कर्म। यार कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए भैया। चाहिए क्या? सीधी बात है, मटेरियलिस्टिक प्लेजर है। हाँ, क्या चाहिए बेटा? दो सन, वेल्थ, विक्ट्री, काउ, ये सब चाहिए। मोक्ष वो कुछ नहीं, ऐसा मोक्ष निर्वाण ऐसा कोई पर्पस नहीं।
तो चीजें यहां पर अलग है। विमोक्ष, निर्वाण, ये सब कोई नहीं मांग रहा, गाँव मांग रहे सब। पुत्र की प्राप्ति करना है, ये चीज है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा गाय हो, पुत्र की प्राप्ति, बहुत बढ़िया घोड़ा मिल जाए मेरे को, भगवान बहुत अच्छे घोड़े देना, ये चीज यहां पर की जा रही। तो दीज आर द थिंग्स कि यहां पर चीजें इस तरीके से, यहां पर पुराण, यहां पर उस चीज के बारे में बात कोई नहीं कर रहा कि नहीं हमको ये चाहिए, मोक्ष मिल जाए, जीवन मरण के चक्र से निकलना है, नहीं जीवन तो शून्य है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, नहीं जो है ये चाहिए। तो ये चीजें इस टाइम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ये आपका पूरा अर्ली ऋग्वेदिक एरा वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अर्ली ऋग्वेदिक एरा समझ में आ गया कि शुरुआत में क्या चीजें थी, यहां तक चीजें समझ में आ गया। अच्छा क्या चाहिए आपको? फूड चाहिए, काऊ चाहिए। अरे तुम अपनी इच्छा बताओ मुझे। अरे भाई कौन है क्या मांगोगे भगवान? अच्छा चलो मैं सवाल, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अगर तुमको भगवान से एक सवाल मांगा जाए, पूछा जाए भगवान से कि तुमको जीवन में क्या चाहिए, तो तुम क्या मांगोगे? तुम क्या मांगोगे? अगर भगवान आपसे एक सवाल पूछे कि जीवन में तुमको क्या चाहिए, एक तुम्हारा एक वरदान मैं तुमको देता हूं, वो वरदान तुम मांग लो, क्या वरदान मांगोगे? एनडीए, एनडीए, एनडीए में सिलेक्शन। अरे भाई साहब बुद्धि तो है यार तुम्हारे पास, मुक्ति किसको चाहिए यार सिलेक्शन एनडीए, बहुत अच्छी है। कार मांग, मनी मांगेंगे भाई साहब, पैसा मांगेंगे, पैसा मांगोगे भगवान को मिलने के बाद भी पैसे ही मांगोगे तुम भगवान से। एसएसबी क्लियर करा देना। अरे यार ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छी चीजें मांगना भैया, है ना, इंटेलिजेंस ही है। एनडी में सिलेक्शन बहुत अच्छे। देखो लाइफ का पर्पस कैसा चेंज होता जाता है, कैसे चेंज होगा? अभी तुम क्या मांगोगे, आज से 3 साल बाद तुमसे कुछ पूछूंगा तो तुम कुछ और मांगोगे, फिर 2 साल बाद पूछूंगा तो कुछ और मांगोगे, ये चीज होगा। जीवन का पर्पस चेंज होता जाता है कि नहीं? सही बात है। खुशी मांगोगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विजडम मांगोगे, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी चीजें मांग रहे हो। आए हाय साहब, BMW भी आ गई एक आध बीच में। चलो ठीक है, वाइफी को वाइफी मांगो बेटा, वाइफी तो ऐसे भी मिल जाएगी, वो तो ऐसे भी मिल जाएगी, ठीक है, उसके लिए कोई मांगने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करें। अर्ली वैदिक एरा कंप्लीट करेक्ट, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। अर्ली वैदिक एरा कंप्लीट हो गया, अर्ली वैदिक एरा कंप्लीट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए मैं क्या मांगूंगा? मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मैं लिटरली मेरे दिल की बात बताऊं, मेरे से भगवान बोलेंगे कि आपको क्या चाहिए, मैं आज मैं जिस कंडीशन में सीधा बोलूंगा मेरे बच्चों की इच्छा पूरी कर देना प्रभु। मेरे को, मेरे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, बट मेरे जितने भी बच्चे जीवन में जहां भी वो हों, एनडी में जाए नहीं जा पाए, हो सकता है कि कुछ बच्चे चले जाए नहीं जा पाए, पर मेरे जितने भी बच्चे हैं वो जीवन में सफल हो जाए, बस ये मेरी इच्छा है। बाकी मेरे को, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ तो भगवान हमेशा ही है, जो मेरे साथ करना चाहेंगे वो अच्छा ही करेंगे। मैं मेरे बच्चों के लिए मांगूंगा, सीधी बात है। मैं मेरे लिए क्यों मांगू? इतना सेल्फिश हूँ काम है? परमेश्वर को इतना सेल्फिश समझ रहे हो कि परमेश्वर से भगवान बोलेंगे तो परमेश्वर बोलेंगे भैया हम मेरे लिए? नहीं नहीं भाई, वो नहीं सीखा कभी, है ना। मेरे बच्चों को खुश रखना प्रभु, जहां भी जाए जीवन में सक्सेसफुल रहे, इनको कोई बीमारी ना हो, ठीक रहे, हमेशा परिवार की इनकी कंडीशन अच्छी रहे, हमेशा खुश रहे ये जहां भी रहे, बस ये चीज मांग लूंगा भैया। तो तुम खुश तो हम खुश। जरूरी खुशी है, पैसा वैसा ठीक है, क्या करोगे उसका, खुशी है। तो जिस चीज से खुशी मिलती है वो मांगूंगा ना। तो तुमको देख के मुझे खुशी मिलती है तो तुमको मांग लूंगा कि तुम खुश रहो भैया, तो अपने आप हम खुश हो जाएंगे। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, करें, चलो आगे बात करते हैं। ओके चलो, अब देखो अपन ने क्या बात करा। अब देखो बेटा, अपन टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। टाइमलाइन क्या, वो समय की बात है। मैंने कहा समय के साथ बहुत सारी चीजें चेंज होती, बहुत चीजें चेंज हो जाएगी समय के साथ। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आर्यंस जब आए, है ना, जब आर्यंस आ रहे हैं तो देखो, आर्यंस जब आ रहे हैं तो शुरुआत में अब ये धीरे धीरे सेटल होना शुरू कर रहे हैं। कब से? 1000 BC से लेके, अपन ने देखा कि 1000 BC से लेके, माफ कीजिएगा, 1500 BC से लेके 1000 BC वाला जो एरा था, कौन सा 1000 BC वाला जो एरा है, ये कौन सा एरा है बेटा? दैट इज द अर्ली ऋग्वेदिक एरा। कौन सा? अर्ली वाला है। कौन सा एरा है? अर्ली। ये अर्ली ऋग्वेदिक एरा है ना। ये हम लोगों ने देखा कि शुरुआत में 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का जो एरा है, दैट इज द अर्ली ऋग्वेदिक एरा। इसमें क्या आर्यंस आ रहे हैं, पेस्टोरल सोसाइटी है, बहुत सारी चीजें यहां पर हो रही। अब 1000 BC के बाद, याद रखना 1000 BC के बाद लगभग ये मान के चलो 500 BC तक का जो समय है, याद रखना 500 BC तक का। कई बार इसको 600 भी मान लेते हैं, कई बार इसको 500 भी मान लेते हैं, बट अपन मान लो 500-600 BC। अपन देखो अब आपके हिसाब से मान लो, चलो 600 BC तक का जो टाइम है, 1000 BC से लेकर 600 BC तक का जो टाइम है, इसे कहा जाएगा
लेटर वैदिक एरा, क्या कहा जाएगा? लेटर वैदिक एरा। अब ये जो 600 साल का टाइम है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम के अंदर आएगी ना, मैं क्लियरली बता दूं, यहां से सवाल एग्जाम के अंदर आएगा। ये आने वाले जो 600 साल थे ना, 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का, इसमें बहुत मेजर चेंज होने वाले, बहुत सारे मेजर चेंजेस होने वाले। मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूं पहले चेंजेस का, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। देखो पहले ओवरव्यू ले लो, एक पिक्चर समझ लो, फिर अपन डिटेल में बात करेंगे। ट्रेलर देख लो क्या क्या चेंज आएंगे। अच्छा, क्या क्या चेंज आने चाहिए, एक बार दिमाग लगाओ कि क्या चेंज आ जाएगा यार, मेजर चेंज क्या आ सकता है। थोड़ा सोचो, एक अधिकारी की तरह सोचना शुरू करो। अधिकारी की तरह सोचने का सीधा मतलब होता है यू हैव टू मेक द अजम्पशंस। अजम्पशंस लगाओ। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाओ। बट तुम्हारे अनुमान किस बेस पे होना चाहिए? तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज के बेस पे। प्रीवियस नॉलेज क्या था? अर्ली के बारे में तुमने पढ़ा है। अब अर्ली के अंदर जो चीजें हैं उसमें क्या चेंज होकर लेटर के अंदर चीजें हो सकती है, ये आप सोचो क्या हो रहा होगा, क्या चीजें हो सकती है। याद रखना, अजम्पशंस हमेशा ऐसे तुक्के पे नहीं जाता है। अजम्पशन के पीछे का भी एक फैक्ट होना चाहिए। इट मस्ट बी योर एक्सपीरियंस, जो तुम्हारा पास्ट नॉलेज है वो क्या होता होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, आप तो सब सही जवाब दे रहे हो, है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सर। यहां पर आ जाएगा वर्ण सिस्टम, मतलब यहां पर कास्ट सिस्टम आ जाएगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। क्या आ गया है? यहां पर आएगा कास्ट सिस्टम। कहां पर? लेटर के अंदर। लिख देता हूं मैं, लेटर वैदिक एरा। लेटर वैदिक एरा के अंदर जो सबसे पहली चीज आ रही है दैट इज द कास्ट सिस्टम। अब इस एरा में कास्ट सिस्टम आ जाएगा, समाज 4 जातियों के अंदर विभाजित हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगी यहां पर? बिल्कुल सही बात है, यहां पर अब जो राजा है, राजन, जो राजन था वो राजन अब पावरफुल हो जाएगा। दैट मीन्स किंग हो जाएगा पावरफुल। कैसे पावरफुल हो जाएगा किंग? किंग कैसे पावरफुल हो जाएगा पता है? अब राजा जो है ही इज नॉट इलेक्टेड। अब राजा कैसे बनेगा? हिरार्की, ऐश लिख देता हूं। हां, अब ये सिस्टम है राजा का बेटा राजा, मतलब देयर इज नो इलेक्शन। अब राजा इलेक्टेड नहीं है। अब राजा यहां पर इलेक्टेड नहीं है बेटा, राजा का बेटा राजा बनेगा। ये चीज यहां पर आ गई। और क्या चेंज हो सकता है? एक चेंज ये यहां पर हो जाएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और ये आई थिंक ये बहुत मेजर चेंज था। अब राजा का बेटा राजा बनेगा, हमने देख लिया। अब बलि कर दी इसने कंपलसरी। इतना बलि, इतना टैक्सेशन तो देना ही है। नाउ बलि बिकेम द कंपलसरी। सी लिख देता हूं। कितनी है? 1/6। अब बलि कंपलसरी है, वैसा नहीं क्या देना होगा तो देना, नहीं होगा नहीं देना होगा तो नहीं देंगे, नहीं। नाउ बलि बिकेम द कंपलसेशन। अब कंपलसरी होगी, बलि तो देना पड़ेगी। बलि बिकेम द कंपलसरी, बिल्कुल सी बात है। बट जो सबसे मेजर चेंज होगा, अब गाय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। अब दे आर नॉट फाइटिंग फॉर दी काउस, अभी गाय के लिए नहीं लड़ रहे हैं। नाउ दे आर फाइटिंग फॉर दी लैंड। अभी जमीन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नाउ सोसाइटी के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? नाउ लैंड इज इंपॉर्टेंट। अब जमीन इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो पहले ट्राइब को क्या कहा जाता था? पहले ट्राइब को क्या कहा जाता था? पहले अपन ट्राइब को बोलते थे जना। जना, अब जना की जगह पता है एक नया शब्द आ जाएगा, जनपदा। मतलब पद का मतलब है पांव रखना। अब लैंड बेस्ड ट्राइब हो गया है कि अब जना ने, ट्राइब ने पद, पांव रख दिया है। अब एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ जनपदा। नोट करना, जनपदा। और एक नया कॉन्सेप्ट जनपदा से निकलेगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र। हां, अब राष्ट्र का कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाएगा। भैया हमारा राष्ट्र है, ये हमारा एरिया। नाउ लैंड इज इंपॉर्टेंट। राष्ट्र, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया। तीसरी बात, जमीन वमीन इंपॉर्टेंट हो गई। अब ये लोग क्या करना शुरू कर देंगे? अब पेस्टोरल सोसाइटी नहीं है बेटा। अब ऐसा नहीं कि सब पेस्टोरल है, चला रहे, हाँ चरवाए वरवाए नहीं, हाँ। अब सोसाइटी है एग्रेरियन। अब एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। जी हाँ, एग्रीकल्चर बिकेम द मोर इंपॉर्टेंट। और इसके बाद बट जो नेगेटिव चीज होगी क्या? महिलाओं की कंडीशन डिमिनिश हो जाएगी। महिलाओं की जो कंडीशन है वो डिमिनिश होगी। महिलाओं की कंडीशन अब धीरे धीरे खराब होती जाएगी। महिलाएं अब इतनी पावरफुल नहीं रहने वाली। महिलाओं की कंडीशन अब धीरे धीरे खराब हो रही है। खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब आप देखो इसी एरा के अंदर आप देखोगे आयरन की भी खोज हो चुकी है। जी हाँ, आयरन भी 900 बीसी के आसपास आ जाएगा। याद रखिएगा, आयरन के प्लग आ जाएंगे। तो कब? 900 बीसी के आसपास आयरन यहां पर आ जाएगा। और एक मेजर चेंज होगा गॉड्स में। अब गॉड्स, अब भगवान अलग हो गए। अब कितने भगवान इंपॉर्टेंट? अब 3 भगवान इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। नाउ दे बिकेम द इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट हो गए। तो देखो बहुत सारी चीजें धीरे 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 समाज के अंदर आना शुरू हो जाती है और चीजें खराब हो रही है। अब यहां पर जब चीजें खराब हो रही है तो सीधी बात है इसके पीछे का एक रीजन है। रीजन क्या है?
रीजन ये कहा जाता है कि जो आर्यंस के अंदर जो लोग जो कि वेद पुराणों का पाठ करते थे, वो अपनी अथॉरिटी बताना चाहते हैं कि नहीं, हम सबसे ऊपर रहेंगे सोसाइटी में, और ये अथॉरिटेरियन बिहेवियर के कारण ये चीजें होना शुरू हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है पता, सैक्रिफाइस। अब सैक्रिफाइस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको यज्ञ करवाना है, इतना दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। दक्षिणा का कॉन्सेप्ट आएगा, इतनी दक्षिणा दो तभी यज्ञ हो पाएगा। मोक्ष निर्वाण प्राप्त करना है, अब मोक्ष निर्वाण वाली बात भी आ जाएगी। अब ये सब चीजें नहीं है कि हमको गाय चाहिए, घोड़ा चाहिए, नहीं, अब मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बट सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट यहां पर आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें होना शुरू होगी। गुरुकुल की कमी होना, गुरुकुल की महिलाएं, अब महिलाएं जो है वो पढ़ लिख तो सकती हैं, बट बहुत बड़ी महर्षिज अपने को नहीं मिलेगी। बट इसकी शुरुआत अगर अपन करें लेटर ऋग्वेदिक की शुरुआत के बारे में जब हम बात करें, तो देखो होता क्या है। सबसे पहली बात, 1000 से लेकर 600 BC तक, अब यहां पर जो पॉटरी बड़ी फेमस है, मैंने कहा था कि इंडस वैली के अंदर भी एक पॉटरी फेमस थी। अब यहां पर जो है अर्ली वैदिक एरा के अंदर भी एक पॉटरी बड़ी फेमस थी। यहां पर जो पॉटरी फेमस है, उस पॉटरी का नाम याद रखना, एग्जाम में के अंदर पूछा गया है, पेंटेड ग्रे वेयर, PGW, नोट करिएगा, पेंटेड ग्रे वेयर। यहां पर जो पॉटरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेंटेड ग्रे वेयर। PGW यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। PGW यहां पर इंपॉर्टेंट हो, द्विज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहां पर जो है PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, कि अब जो ग्रे वेयर था, जो ग्रे पॉटरी थी, पहले उस पर पेंटिंग वेंटिंग नहीं करते थे, अभी पेंट करना शुरू कर देंगे, है ना। तो एक कुछ चीजें याद रखिएगा। अब देखो यहां पर जो मेजर चेंज हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, अब आर्यन जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, केवल सप्त सिंधु तक नहीं, बोले नहीं, सप्त सिंधु को अभी अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। जो बड़े बड़े ट्राइब्स हैं, धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज अब जमीन लेना है, अब जमीन इंपॉर्टेंट है। नाउ द लैंड बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। अब जमीन इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये नहीं कि सब गाय गाय इंपॉर्टेंट है, गाय माता इंपॉर्टेंट है, बट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकेम द लैंड। अब देखो आर्यंस के बड़े बड़े ट्राइब्स जो है वो जमीन पे कब्जा करके अपने एरिया को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कुरु, पांचाल, बड़े बड़े ट्राइब्स, कौसाल, दीज आर द ट्राइब्स। हम बात करेंगे इनके बारे में। देखो कहां तक आ गए, कहां तक आ गए। अब आर्यंस जो है ये गंगा यमुना, जो बिहार वाला रीजन है, यहां तक आर्यंस ने अपने आप को सेटल करना शुरू कर दिया। आर्यंस सेटल होना शुरू हो गए। नाउ अब जनपदा का कॉन्सेप्ट आ चुका। आर्यंस लैंड बेस्ड रह गए, अब इनकी जमीन इंपॉर्टेंट। वॉर किस लिए हो रहे हैं, अब जमीन के लिए वॉर हो रहा है, तो अब जमीन पे पद रख दिया। नाउ द लैंड बिकेम द मोर इंपॉर्टेंट। आर्यंस ने अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है। और शुरुआत में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब थे, याद है आपको कौन से दो इंपॉर्टेंट ट्राइब थे, याद रखो, पुरु ट्राइब और भरत ट्राइब। याद आ गए, दो ट्राइब सबसे इंपॉर्टेंट थे, पुरु और भरत ट्राइब मिल जाते हैं, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये बोलते हैं अपन लड़ाई क्यों लड़े, हम आपस में मिल जाते हैं। और पुरु और भरत ट्राइब मिलके बनाएंगे किसको, कुरु। और कुरु से कौन बने, कौरव। याद रखना, तुरसावा, किरवी, ये ट्राइब मिला के पांचाल बनाएंगे। तो देखो बहुत सारी चीजें यहां पर हो रही है। अब चीजें इस तरीके से होती जा रही है कि नाउ टेरिटरी बिकम द लैंड बेस, जमीन के बेस पर टेरिटरी, धीरे धीरे टेरिटोरी लगातार बनना शुरू हो जाती है। अब चीजें देखो इसी तरीके से चलेगी, तो सीधी बात है कि अब चीजें जब चेंज होगी तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी यहां पर चेंज होगा। तो पहला चेंज यहां पर अपन बात करते हैं, कुल जनाब जनपदा बन गया, बाकी चीजें सेम है। अब हम यहां पर बात करते हैं इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। देखो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी, इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा, अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां पर जो राजन है ना, अब राजन नहीं रहा, अब राजन क्या बन गया साहब, अब यहां पर राजा बन गया है राजा, मतलब नाउ ही इज मोर इंपॉर्टेंट। अब वो नहीं बात रही कि है भैया राजन कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा, नहीं, अब राजन राजा बन गया, अब ये पावरफुल है। नाउ द किंग बिकेम दी पावरफुल, पावर आ गया इसके पास। पावर कैसे आया पता है, कैसे पावर आ गया, पावर कैसे आया, आपको याद है अपन ने दो समिति के बारे में बात करी थी, सभा और समिति, याद आ गया। एक थी सभा, एक थी समिति, याद आ गया। इनका पावर खत्म कर दिया इसने। हाँ, अब सभा समिति केवल नाम मात्र के लिए है, और विधाता को तो खत्म ही कर रहा है। विधाता तो डिस्ट्रॉय होगी, सभा समिति है पर नाम मात्र के लिए, विधाता डिस्ट्रॉय होगी। दूसरी बात, अब सभा और समिति में महिलाएं नहीं जा सकती, नहीं महिलाएं थोड़ी जाएगी, महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है इसमें, बहुत खराब भी नहीं, बट सभा और समिति के अंदर महिलाओं का जाना बैन करवा दे, बोले महिलाएं नहीं जाएगी, बोले महिलाएं नहीं जाएगी, महिला नहीं आएगी, गलत चीज है। अब अच्छा, अब इस सवाल पता है कहां फंसता है इसमें, यहां पर पूछते कि राजा के पास यहां पर स्टैंडिंग आर्मी आ गई क्या, क्या स्टैंडिंग आर्मी है यहां पे, जैसे पहले तो नहीं थी साहब, अब स्टैंडिंग आर्मी आ गई क्या। स्टैंडिंग आर्मी समझते हो ना, स्टैंडिंग का मतलब समझते हो कि नहीं बच्चा। स्टैंडिंग का सीधा मतलब क्या होता है कि राजा के घर के बाहर बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है। देखो पहले ही बता दो, राजा के बाद अभी कोई कास्टल महल वहल तो नहीं है, नो महल, महल वहल तो नहीं है भैया राजा के पास, राजा अभी भी रहता है ऐसे ही, बट नो महल, महल वहल नहीं। अब स्टैंडिंग आर्मी यहां पर आ गई, यस, नहीं है बेटा, याद रखना, नहीं, नो स्टैंडिंग आर्मी बच्चा, स्टैंडिंग आर्मी अभी भी नहीं है, इतना भी पावरफुल नहीं हो
कि स्टैंडिंग आर्मी रख रहे हो, नहीं नहीं, इतनी भी पावरफुल नहीं है, अभी भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। राजा अभी भी कोई महल वहल में नहीं रहता, राजा खुद खेती करता है। खेती करना बहुत प्रोमिनेंट माना गया है यहाँ पर, खेती करना बहुत प्रोमिनेंट है, याद रखना। नॉर्मली आज आप बोलते रहे खेती कर रहे, अरे खेती करना गर्व की बात है इस समय पर। जो खेती कर रहा है भाई साहब वो बहुत बड़ा आदमी है। एग्जाम्पल की बात करता हूं, प्रभु श्री कृष्ण के भाई कौन है? बलराम जी। बलराम जी के हाथ में क्या दिखा तुमको? हल। भगवान हल चला रहे, भगवान हल चला रहे। मां सीता जनक जी को कब मिली थी? मां सीता जनक जी को कैसे मिली? क्या कर रहे थे जनक जी? जनक महाराज क्या कर रहे थे जब आपको मां सीता मिली? जब उनको मां सीता मिली, उनको जनक नंदिनी कहा जाता है, तो जनक जी ऐसा क्या कर रहे थे जब मां सीता मिली उनको? क्या कर रहे थे जनक जी? बताएगा मुझे कोई? बेटा हाँ कोई बात नहीं नवदीप, क्लास 7:30 बजे ना, अभी तो पढ़ो, है ना। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हल चला रहे थे। हल चलाते समय राजा जनक हल चला रहे, राजा हल चला रहा है, समझ रहे हो इस बात को? राजा जनक हल चला रहे, जनक जी हल चला रहे, समझ रहे हो? हल चलाते समय मां सीता मिल रही, दैट इज द थिंग। तो समझना पड़ेगा आपको, चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज के बारे में कि ये चीजें भी हैं वहां पर, हल चलाए जा रहे हैं सब, ये चीजें यहां पर हो रही। तो हल चलाना, खेती करना, नाउ इट बिकेम द प्रोमिनेंट। एग्रीकल्चर टॉप पे है, एग्रीकल्चर बड़ा टॉप पे है, बट राजा की कंडीशन यहां पर धीरे धीरे खराब होगी और एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया, दैट इज द लैंड बेस्ड कॉन्सेप्ट, जिसे कहा जाएगा राष्ट्र। यहां पर राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आ चुका है, याद रखना, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट यहां पर आ चुका है, ठीक है। बता दिया मैंने, जनपदा आ गया भाई, भाई साहब यहां पर हेरिडिटरी आ गई है, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट यहां पर आ चुका है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। अब राजा क्या करता है, एक लास्ट कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको। राजा जो है उसके बारे में याद रखिएगा, विधाता कंप्लीटली खत्म कर दी इन्होंने, ऑलरेडी मैंने बता दिया। और महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है इस टाइम पर, बड़ी खराब मैं बोलूंगा, अब इतनी अच्छी स्थिति यहां पर नहीं है। अब राजा क्या करता है पता है? राजा ने पहले ही बोल दिया भैया अब मेरा कॉन्सेप्ट राष्ट्र और राज्य का है, और अब लड़ाई किसके लिए होती है? लैंड के लिए होती है, याद रखना। अब लड़ाई जो है वो इट्स फॉर द लैंड, नॉट फॉर द काउज। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां से आप एक नई चीज देखते हुए देखोगे कि राजा जो है इस एरा के अंदर कई तरह के यज्ञ करवाता है। कुछ यज्ञ के बारे में अपन बात करेंगे। राजा अपने आप को आगे दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए कई तरह के यज्ञ करवाता है। कैसे यज्ञ है? अब इन 2 से 4 यज्ञ के बारे में अपन बात करते हैं, फिर मैं क्लास छोड़ दूंगा, चिंता मत करना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं यार ये मत किया करो, देखो मजा नहीं आता सर, 7:30 बजे क्लास है तो अभी से छोड़ दो। मुझे इसलिए बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मेरा बच्चा गिव अप क्यों कर रहा है। वाई यू आर गेटिंग गिव अप? तुम गिव अप क्यों कर रहे हो? फौज में जाओगे तुमको 12-12 घंटे एक जगह बैठे रहना पड़ता है, और तुम 1 घंटे के अंदर गिव अप करोगे? नहीं सर 7:30 बजे क्लास है, आधे घंटे का ब्रेक चाहिए। 5 मिनट मिलते फौज में खाना खाने के लिए, कितने 5 मिनट देंगे वॉर के टाइम पर? सो गिव अप करना बंद कर दो। मैं तुमको एक छोटा सा टास्क देता हूं। देखो वैसे तो मैं पिछली क्लासेस में चीज करता था कि मेरी हर क्लास में वीक में एक बार मैं एस्पिरेंट को साइकोलॉजिकल टास्क देता था, और इससे इंप्रूवमेंट होता है। बट एक चीज याद रखना, तुम लोग है ना गिव अप अननेसेसरी चीजों के लिए करते हो। आप लोग अननेसेसरी चीजों के लिए गिव अप करते हो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या होता है कि हमारा फिर माइंडसेट ही वैसा बन जाता है कि हम थोड़ा सा डिस्कंफर्ट के अंदर आए, अरे यार मेरे से नहीं हो रहा है यार, थोड़े से डिस्कंफर्ट के अंदर कि अरे थोड़ा सा आप डिस्कंफर्ट में, अरे यार 7 बज गए, अरे मुझसे नहीं हो रहा है, हम कर देते गिव अप। डोंट डू दैट। सी याद रखना, डिफीट इज एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, वो गिव अप नहीं करना। पढ़ाना है पढ़ा दो, 10 घंटे बैठा हूं मैं, दैट शुड बी योर एटीट्यूड। गिव अप करना वो भी आगे से मुंह से बोल के गिव अप करना, कैसे यार? आज महाराणा सांगा के बारे में अपन बात करते हैं। महाराणा सांगा राजस्थान के, पता होगा आपको, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, शरीर पे 80 घाव थे उनके, एक हाथ नहीं, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं, एक पांव नहीं है। सच ग्रेट वॉरियर स्टिल गिव अप नहीं कर रहे, और हम यहां पर 1 घंटे में गिव अप कर देते हैं। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द फोर्सेस। में क्लियरली तौर पे आपसे कह रहा हूं। अब एक छोटा सा टास्क मैं आपको देता हूं, इट्स अ साइकोलॉजिकल टास्क। आप लोग कभी भी अपने मन से या कभी भी अपने मुंह से शब्द को नहीं निकालेंगे कि मुझसे नहीं हो सकता या मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दैट। इसको कभी मुंह से निकालना ही नहीं है, कभी मत निकालो। ऑलवेज ट्राई वंस। मैं एक बार ट्राई करूंगा, इस शब्द को अपनी डिक्शनरी के अंदर लेकर आ जाओ। मुझसे नहीं होगा की जगह मैं ट्राई करता हूं। अगर ये चीज आपने चेंज कर ली ना, लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज तुमको देखने को मिलेगा। मैं नहीं कर सकता, कोई चीज आपने स्टार्ट नहीं करा, अरे मैं मेरे से नहीं हो पाएगा यार, भाई कैसे गिव अप कर सकते हो? हाउ कैन यू गिव अप? या हमारे फौजी ऐसे कि सामने 10,000 की बटालियन है या 100 खड़े हैं, वो 100 भी बोल दे कि सब देख लेंगे साहब, इनको कोई दिक्कत नहीं साहब, आने दो इनको। दैट शुड बी योर एटीट्यूड। मां तो देख के सर मैं गिव अप कर, डोंट डू दैट। ये चीज मत करना, ठीक है? ट्राई करना, इसको दिमाग में लेकर आओ कि कोई भी अच्छी चीज जब करना, बुरी चीज के लिए नहीं कि मैं नहीं कर सकता। दोस्त ने बोला शराब पी ले, सर ने सिखाया तो प्रथमेश सर ने कि मना नहीं करना है,
अच्छी चीज को मना नहीं करना है, बुरी को मना करना है। इफ यू आर टेकिंग एनी टास्क, उसको प्रॉब्लम की तरह नहीं, चैलेंज की तरह लेना। बोला ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, लेट्स ट्राई दिस, याद रखना, ठीक है, बुरी चीज के लिए नहीं। बोलेंगे प्रथमेश सर ने सिखाया, भाई मैंने ये नहीं सिखाया। ओके चलो, हाँ चलो, अब अपन बात करेंगे 2 यज्ञ के बारे में, फिर अपन क्लास एंड कर देंगे, चिंता मत करो, मेरे को भी पता है ना कि नेक्स्ट लेक्चर है आपका। अच्छा याद रखना, पहला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना? अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अश्वमेध यज्ञ? सीधी बात है ना, देखो अभिमन्यु, अभिमन्यु के बारे में सुना होगा। अभिमन्यु इज माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर ऑफ महाभारत। उनको पता है वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सकते, बट गिव अप नहीं कर सकता। कैसे बोल दूं कि नहीं साहब मेरे को तो बाहर निकलते आता ही नहीं, और मना कर दूं कि नहीं मैं अंदर नहीं जा रहा, मुझसे नहीं होगा, ये बोला अभिमन्यु ने। अभिमन्यु क्या बोला कि ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, चक्रव्यूह के अंदर घुसते मुझे आता है, उसके बाद मैं हार नहीं मान सकता। अंदर गए, वीरतापूर्वक लड़े और उनका धोखे से वध कर दिया गया, दैट्स फाइन। पर आप जब महाभारत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, उन्होंने बहुत सारे महारथियों को हरा दिया था उस टाइम पर, जब अंदर वो चक्रव्यूह के भेद कर अंदर जाते अभिमन्यु। चलो देखो, एक यज्ञ जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल एग्जाम में आ सकता है, दैट इज अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? देखो अश्वमेध यज्ञ आपने रामायण जी के अंदर भी देखा होगा, एक घोड़े के ऊपर ऐसी छतरी बांधी जाती, सोने की छतरी, और घोड़े के पीछे चलती सेना, बहुत बड़ी सेना चलती, कि आगे आगे घोड़ा चल रहा है, पीछे बहुत बड़ी सेना चल रही। अब एक घोड़ा जितने भी एरिया के अंदर जाएगा, जिस जिस एरिया के अंदर एक घोड़ा घूम लिया, जिस जिस एरिया में घोड़ा घूमा, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये पूरा जो एरिया है वो उस राजा का हो जाता था। और जिसने भी उस राजा के घोड़े को पकड़ लिया, फिर राजा की सेना से उसको यज्ञ करना या युद्ध करना पड़ेगा। इतना मतलब पावर दिखाने का तरीका है कि भैया ये घोड़ा मैं छोड़ रहा हूं, जहां तक ये घोड़ा जाएगा वो पूरी जमीन मेरी है, और तुमने अगर मेरे घोड़े को रोका तो तुमको मेरी सेना से लड़ना पड़ेगा। दैट इज अश्वमेध यज्ञ। पावर दिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता था। दूसरे यज्ञ जो एग्जाम में आ सकते, दैट इज वाजपेय यज्ञ। सुना है इसके बारे में? वाजपेय यज्ञ के अंदर क्या होता है कि राजा जो है वो अपने घोड़ों के पावर को दिखाता है, घोड़ों के पावर को दिखाता है। आपने बहुत सारी एंशिएंट मूवीज के अंदर देखा होगा क्या, कि राजा रेस लड़ा रहा है, रेस रेस चल रही भाई साहब, बहुत सारे घोड़े, रथ दौड़ चल रही, रथों की दौड़, रथ दौड़ाए जा रहे हैं, राजा को चेयर कर रहे हैं, वाह क्या मजा आ गया, मजा आ गया। राजा अपने सबसे बेहतरीन घोड़ों के साथ दौड़ लगाता है, और भले राजा नहीं चला रहा है घोड़ा, कई बार राजा चलाएगा, कई बार राजा का आदमी चलाएगा, बट घुड़ दौड़ के द्वारा अपनी प्रशंसा राजा करवाता है। घुड़दौड़ के द्वारा राजा अपने बारे में बताता है कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं, मेरे पास कितने बढ़िया गुण हैं। इसे कहा जाता है वाजपेय यज्ञ। कौन सी मूवी थी वो? मगाधीरा। मगाधीरा के अंदर देखा कि नहीं, वो भाई साहब जाता है दौड़ते दौड़ते, मगाधीरा मूवी है ना, दौड़ते दौड़ते जाता है, 3-4 घोड़े चल रहे साथ में, रथ दौड़ चल रही, इसका घोड़ा गिरा, उसका घोड़ा गिरा, लास्ट में उसका घोड़ा, राजा का घोड़ा जीत जाता है। कि घोड़ा जीतना मतलब मेरे सम्मान की बात है। दैट इज वाजपेय यज्ञ। कौन सी मूवी? मगाधीरा, बाहुबली, बहुत सारी मूवीज के अंदर है ना। रोम के अंदर भी चीजें हो रही है ना, देखो वो कल्चर रोम के अंदर भी फॉलो कर रहे हैं। देखो रोम में भी घोड़े इंपॉर्टेंट है, रथ वत देखो रोम के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। देखो चीजें चल रही हर जगह पर, वही चीजें। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? चलो यहां तक मगाधीरा मूवी है ना। चलो चलो यहां तक क्लियर हो गया बेटा, यहां तक समझ में आ गया? आज एंड करें इतना ही। इतना है। हाँ जी समझ में आ गया, बिल्कुल। वाटरफॉल एंट्री, भाई साहब सीन तक याद है बच्चों को यार, वाटरफॉल एंट्री। चलो ठीक है, अब एंड करते क्लास को बच्चा। मुझे पता है कि तुम्हारा, आप लोगों का दूसरी क्लास भी है, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो थोड़ा पानी वानी पी लेना इन बिटवीन, ठीक है? टाइम मिल रहा है तो मोबाइल में मत घुस जाना है। चलो टेलीग्राम की वो इंस्टाग्राम की रील देख ले, रील मत देखना भैया, थोड़ा पानी वानी पी लेना। मम्मी से पूछ लो कोई सामान तो नहीं लाना है, पापा अगर आ गए हो तो उनको थोड़ा पानी वानी पिला दो, है ना, अच्छा लगेगा उनको। मम्मी की भी थोड़ी हेल्प कर देना, मम्मी खाना बना रही हो तो। उसके बाद वापस पढ़ने बैठ जाना। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का अनुभव। ओएलक्यू सीखने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही आप अपने ओएलक्यूज को डेवलप कर सकते हो बच्चा ना। चलो ठीक है बेटा, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, करेंगे अपन इसको और आगे बढ़ाते, मजा आएगा, है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे महाजनपदास के बारे में, कि जनपद कैसे महाजनपद बन गए, और मगध के बारे में बात करेंगे। बिहार का इतिहास बताऊंगा मैं, वास्तविक इतिहास बिहार का। आज जो लोग भ्रमित करते हैं ना, आपको घुमाते कि गन सट्टा, ये बिहार नहीं है। बिहार वास्तविकता के अंदर क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे कि बिहार की ख्याति कितनी ज्यादा थी, हाउ इंपॉर्टेंट बिहार इज। बिहार नहीं होता तो शायद भारत में उतनी ख्याति, प्रगति भारत को नहीं मिलती। बहुत वास्तविकता में ये चीज मैं कह रहा हूं आपसे। चलिए मिलता हूं बेटा मैं आपसे, ध्यान रखो अपना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।